अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज हम अम्बरीन अब्दाल का मुकम्मल नावल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चूँकि हम ठहरे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ। दिन भर की मुसाफत तय करता सूरज जब थकन से निढाल अपनी नारंगी किरणों को समेटने की तैयारियों में था। जिस वक्त वो इस शहर खामोशा में दाखिल हुई थी, इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थी। करीब से ही किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई थी तो वह डर कर ज़रा सा ठहरी थी। बड़ी सी झाड़ियों के उकब से एक कुत्ता निकला था। इसने जल्दी से झुक कर रास्ते में पड़े पत्थर को उठाया और कुत्ते की सिमत उछाल दिया। कुत्ता डर के वहाँ से भाग गया था। एक ख्याल सा इसके जहन में कूंदा था, इंसानों की शक्ल में मौजूद कुत्तों को भी जब तक इसी तरह पत्थर उठाकर ना मारे जाएं तो वो भी यूं ही भौंक कर डराते रहते हैं। वो थोड़े से फासले पर बनी कब्र के करीब आ बैठी। कितनी देर वो यूं ही इस कच्ची कब्र पर नजरें जमाए बैठी रही थी। तुम देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, हमारे घर में भी खुशियाँ आएंगी। इसका हाथ अपने खूबसूरत हाथों में थाम कर इसने इतने यकीन से कहा था कि इसने भी इस वक्त बेख्तियार अपना सर इस बात में हिला दिया था। खूबसूरत तितली के जैसे लम्हे तो बस कुछ सातों के लिए ही आए थे। फिर इस खूबसूरत रंगों वाली तितली को वक्त के फिरौन ने अपने हाथों में मसल डाला था। आह, ये जालिम वक्त का देवता! इसे ज़रा भी रहम नहीं आया था, ज़रा भी तरस नहीं खाया था। रोंदी हुई तितली अपनी बेकदरी पर मिट्टी का कफन ओढ़े सो चुकी थी। वो नाराज़ थी खुद से, इस दुनिया से। इसने अपनी आँखों को हमेशा के लिए बंद करने में ही आफियत जाननी थी। इससे ज़्यादा ज़ब्त की इसमें हिम्मत नहीं थी। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उठ जाएं, देखें देखें, इसे अपने किए की सज़ा मिल गई है। वो आज एक चींटी के हाथों मुंह के बल ज़मीन पर आन गिरा है। उसके गुमान में कहाँ था इसे शिकस्त भी हो सकती है, और शिकस्त भी ऐसी कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इसने कब्र के किनारे बैठकर कहा था, आज इसे वो ये खबर देने ही तो आई थी। तभी फ़ोन की बेल पर वो चौंकी थी। अपने पर्स से फ़ोन निकाल कर इसने अपनी नज़रों के सामने किया तो मुस्कुराते लब सुकड़ गए थे। झिलमिलाती हुई आंखें जैसे सहरा बनी थी। वो जीत की खबर लेकर तो आई थी, लेकिन वो क्या क्या खो कर आई थी, इसकी खबर तो बस इसे खुद को थी। फ़ोन की बेल आना बंद हो चुकी थी। इसने फ़ोन को साइलेंट पर लगाकर वापस अपने बैग में रखा। ये तुमने क्या किया है? इसकी समातों से आवाज़ टकराई थी। इसने घबरा कर अपना बाईं जानिब देखा, फिर गहरी सांस लेकर रह गई थी। वो इसे लेने आया था। वो अब दोनों हाथ उठाए फातिहा पढ़ रहा था। चलो कहकर कब्रिस्तान के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया था। वो कुछ कहे बिना इसके कदमों के निशानों पर कदम रखती वहाँ तक आ गई जहाँ इसकी बाइक खड़ी थी। इसने अपनी बाइक स्टार्ट की तो वो खामोशी से इसके ओकब में आ बैठी थी। कब्रिस्तान से निकलने से पहले इसने एक अलविदाई निगाह इस कब्र पर डाली जहाँ कुछ देर पहले वो बैठी रो रही थी। फिर गर्दन मोड़कर अपनी निगाहें सामने रास्ते पर मरकूज कर ली थी। रास्ता तो सामने था, लेकिन मंजिल एक सर्द आह इसके लबों से निकली थी। काफ़ी दूर जाने के बाद इसने बाइक रोकी तो वो उतरकर इसकी तरफ इस्तफहामिया नज़रों से देखने लगी थी। अपना फ़ोन दो। इसने अपना हाथ इसकी सिमत बढ़ाया था। बिना कुछ कहे इसने अपने पर्स से फ़ोन निकाला और इसे थमा दिया। फ़ोन की बैक कवर खोल कर सिम निकाली और फ़ोन इसकी तरफ वापस बढ़ा दिया। इसने जितनी खामोशी से फ़ोन दिया था इतनी खामोशी से थाम भी लिया था। इसने तोड़ मरोड़ कर सिम कूड़े के डब्बे की सिमत उछाल दी। बाइक एक बार फिर अनजान रास्ते पर चलने लगी थी। पता नहीं वो किन सोचों में गुम था, जाने वो क्या करना चाहता था। वह भी इन्हीं सोचों में गलता थी कि जब बाइक एक झटके से रुकी तो बेअख्तियार इसने सहारा लेने के लिए इसके कंधे पर हाथ रख लिया था, जिसे अगले ही लम्हे झटक दिया गया था। इसका हाथ झटकना इतना बुरा नहीं लगा था जितनी इसे इसकी खामोशी बुरी लग रही थी। इसकी सहराई आंखें पानी की बूंदों से नम सी हुई थी, लेकिन इसके उतरते ही वो बाइक जन से ले उड़ा था। उड़ती धूल और रात के गहरे होते साए में इसका वजूद गुम होता जा रहा था। आंखों में नमकीन पानी की बूंदों ने धुंध की चादर हर सू फैलाई थी। साथ वाले घर के गेट खुलने की आवाज़ पे वो बहुत तेज़ी से पलटी। पर्स से लॉक की चाबी निकाल ली। तेज़ी से लॉक खोलने के बाद भागती हुई अपने कमरे में आकर बेड पर औंधे मुँह गिर कर तकिए में मुँह छुपाकर पूरी शिद्दत से रो पड़ी थी। और फिर यूं ही रोते रोते जाने कब नींद की वादी में उतरी थी, इसे खुद भी खबर न हुई थी।
वो अपना एडमिशन करवाने के बाद अपनी फ्रेंड्स के साथ वापस आई थी। सभी लड़कियां एक के बाद एक अपने अपने रास्तों और घरों की जानिब मुड़ चुकी थीं। सड़क के किनारे से उतरकर वो भी दाईं जानिब बनी गली में दाखिल हो चुकी थी। आंखें चमक रही थीं। बहुत सारे ख्वाबों में इसका ख्वाब बहुत सारा पढ़ना था। ये इसके शौक़ और लगन का नतीजा था। वो आज कॉलेज में दाखिला लेने में कामयाब हो गई थी, वरना तो घर में जो हालात चल रहे थे इसे बीए करना भी मुश्किल लग रहा था। पेट भरने के लिए रोटी, तन ढांपने की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा घर में मौजूद इन 2 बीमार अफराद के इलाज और दवा के लिए पैसों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी। कोई बात नहीं, मैं सुबह कॉलेज जाऊंगी, शाम को आकर बच्चों को पढ़ाऊंगी। थोड़ा मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। वो दिल ही दिल में सोचती घर के करीब आई और लकड़ी का बोसीदा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। 5 मरले के इस घर में दाखिल होते ही मकीनों की माली हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। लेकिन इस घर में रहने वाली वो 2 लड़कियां इस मोहल्ले का हिस्सा नहीं लगती थीं। गुरबत के हालात में पली हुई हादिया और मनात खूबसूरती में यकता थीं। जो कोई देखता तो देखता ही चला जाता था। वो इस घर का वो लाल थीं जिन्हें उनके माँ बाप दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखना चाहते थे, लेकिन किस्मत के सामने कौन ठहर सकता है। हफीज़ साहब एक हादसे में अपनी एक टांग गंवा बैठे थे। हादिया, जो इन्हीं दिनों अपने ग्रेजुएशन के इम्तहान से फारिग हुई थी, खाने और तन ढांपने के लिए नौकरी की तलाश में निकल खड़ी हुई थी। इन 2 सालों में इसने 4 नौकरियां बदली थीं। महंगाई के जिन ने सभी को अपने शिकंजे में ले रखा था। और फिर यहाँ तो कमाने वाली बस एक हादिया थी। वो कितनी ही मेहनत करती, आखिर में फाकों की नौबत आ जाती। मेनात की पढ़ाई का खर्चा भी था। दिया आपी, आप आ गई। हादिया छोटी बहन की आवाज़ से चौंकी थी। वो इसे देखकर मुस्कुराई। मेनात ने आती इसके गले में अपनी बाहें डाल दी। आपी, मैं अपना एडमिशन करवाई हूँ। इसके गाल पर बोसा देते हुए मेनात ने आंखें घुमाते हुए कहा था। दिया के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। अगले ही लम्हे मासूम भी हो गई। क्या हुआ? बहन को यूं गुमसुम खड़ा देखकर मीनात ने इसकी नज़रों के सामने चुटकी बजाई थी। कुछ नहीं। इसने सर को झटका और अंदर कमरे की जानिब बढ़ गई। जाने हमारे घर की मुश्किलें कब हल होंगी, मीनात ने अफसरदगी से सोचा और बरामदे में पड़े तख्त पर गिरने के अंदाज में बैठ गई थी। हादिया ज़िंदगी के चिरागों को रोशन करने और इन्हें जलाए रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़िंदगी से हर पल नए इम्तहान से 2-4 कर रही थी। वो सदमे से अपने बूढ़े माँ बाप को खून की उल्टियाँ करते हुए देख रही थी। मीनात की आंखों में ढेर सारा नमकीन पानी झिलमिलाने लगा था। हादिया का चेहरा हवन्नक हो रहा था। कल ही तो स्कूल की नौकरी से निकाल दिया गया था। अभी वो एक मुश्किल से ठीक तरह से संभल भी नहीं पाई थी। अरे बेटा, देखो तो सही, तुम्हारे बाबा को क्या हो रहा है? इसकी माँ ने सहन में बैठी हादिया को मुखातिब किया। हॉस्पिटल चलता है, वो आहिस्ता से कहकर अंदर कमरे की सिमत बढ़ी और अपनी अलमारी के सबसे निचले खाने में रखी अपनी जमा पूंजी निकाल कर अपने पर्स में रखी, जो कि चंद हज़ार पे मुश्तमिल थी। एहतियात से पर्स की जिप बंद करती कमरे से बाहर आ गई थी। जहाँ तहसीन बेगम खांसी से बेहाल होते हफीज़ साहब की पुश्त को सहला रही थी। मैं रिक्शा लेकर आती हूँ अम्मी, आप भी चादर ओढ़ लें, हम अब्बू को अस्पताल लेकर चलते हैं। हादिया मुतफक्किराना नज़रों से बाप के चेहरे की तरफ देखती माँ से कहकर बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। इसके अक़ब में तहसीन बेगम सर पे चादर लेती मीनात को दरवाज़ा बंद करने की ताकीद करते हुए जा रही थी। अम्मी, अब्बू ठीक हो जाएंगे ना? जाने क्यों मीनात का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। हाँ इंशाल्लाह, तहसीन बेगम कहकर आगे बढ़ गई और दरवाजे में खड़ी मीनात दूर जाते रिक्शे को देखती रही। दरवाज़ा बंद करके बरामदे में पड़े तख्त पर आ बैठी। या अल्लाह, मेरे अब्बू को कुछ ना हो। वो दुआएं मांगती रही। इसे अकेले घर में डर भी लग रहा था। घड़ी पे नज़रें जमाए जाने वालों के लौट आने का इंतज़ार करने लगी। वो बाप को सरकारी अस्पताल ले आई थी। माँ और बाप को हॉस्पिटल की बेंचों पर बिठाकर वो OPD से पर्ची बनवा लाई थी। खांसी ने हफीज़ साहब को बेहाल कर दिया था। इसकी आँख को लगे भी कुछ ही देर हुई थी जब दरवाजे पे मुसलसल होने वाली दस्तक पे वो उठ बैठी। सरासीमा सी अपने कमरे के बंद दरवाजे को देख रही थी। दस्तक एक बार फिर पूरी शिद्दत से हुई थी। मजबूरन इसे अपना बिस्तर छोड़ना पड़ा था। जब इतना कुछ करते हुए नहीं थकी तो इस दस्तक से क्यों डर रही हो? इसके अंदर से कोई बोला। इसने अपने अंदर से आती इस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और दरवाजे के करीब आकर लरसती हुई आवाज़ में पूछा, कौन? मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। इसकी आवाज़ तो वो लाखों लोगों में भी पहचान सकती थी। बेख्तियार इसके लबों से तमानियत भरी सांस निकली। इसने आगे बढ़कर दरवाजे का लॉक खोल दिया था। वो तेज़ी से अंदर आया और इतनी ही तेज़ी से दरवाजे को फिर से लॉक करके इसका बाजू पकड़कर अपने साथ कमरे में लाया।
तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, जल्दी से कोई बैग लो और इसमें तुम अपनी जो भी चीज़ रख सकती हो, चंद अदद अपने कपड़ों के जोड़े, ज़रूरी सामान रखो। वो बेहद उजलत में कहता चुटकी बजाकर इधर उधर देख रहा था, लेकिन इसने कुछ कहना चाहा, कोई लेकिन वेकिन नहीं, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। वो दरश्ती से कहता इसे घूर कर खुद ही इसकी अलमारी की तरफ बढ़ा और वहाँ पर मौजूद इसके तयशुदा कपड़ों को निकाल कर बेड पर फेंकने के अंदाज में उछाल दिया। इसे अपनी जगह इस्तादा देखकर इसे गुस्सा आ गया और वो तेज़ी से इसके करीब आया। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं लेना, मत लो और चलो। इसका बाजू अपनी गिरफ्त में जकड़े दरश्ती से बोलता इसे अपने साथ घसीटने लगा। अच्छा रुको, मैं चंद चीज़ें ले लूँ, इसके साथ जाए बिना गुजारा नहीं था। इसने सोचा और अलमारी के सबसे निचले हिस्से में पड़े काले बैग में अपनी चीज़ों को भर कर वो अपने चेहरे को स्याह चादर से ढाँप कर दरवाजे को लॉक लगाकर तेज़ तेज़ कदमों से इसका हाथ थामे इसके साथ चली जा रही थी। और जिस वक्त 3-4 गलियाँ निकल कर मेन सड़क पर पहुँचे थे, 2 गाड़ियाँ तेज़ी से उनकी तरफ आईं। उधर वो दोनों सड़क किनारे लगे पौधों की आड़ के पीछे छुप कर बैठ गए थे। गाड़ियों का रुख इसी गली की तरफ था जहाँ से वो दोनों अभी कुछ देर पहले निकले थे। जल्दी चलो। जैसे ही वो गाड़ियाँ गली में दाखिल हुईं, वो इसका हाथ थामे सरपट से अंदाज में भागता चला जा रहा था। ये इनकी खुद खुशकिस्मती थी। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें रिक्शा मिल गया था। रेलवे स्टेशन, लड़के ने अपनी फूली हुई सांसों के बीच मुश्किल से कहा और इसके साथ पिछली सीट पर आ बैठा। रिक्शा वाले ने इन्हें 10 मिनट में ही रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया था। किस्मत की देवी उन पर मेहरबान थी। जिस वक्त वो पहुंचे, गाड़ी ने चलने की नवीद वसल बजाकर सुनाई थी। इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी थी। आहिस्ता आहिस्ता रेंगती रेलगाड़ी इससे पहले अपनी स्पीड बढ़ाती वो दोनों इसमें सवार हो चुके थे। हफीज़ अहमद को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। 7 बज चुके थे। बाहर अंधेरा छा रहा था। हादिया धीरे से बेंच की दूसरी जानिब बैठी माँ की तरफ खिसकी। अम्मी, मैं चलती हूँ। लेकिन तुम अकेली कैसे जाओगी? तहसीन बेगम को फिक्रमंदी ने आ घेरा। उनकी बात पे हादिया के लबों पर ऐसी मुस्कुराहट उभरी थी कि वो खुद ही शर्मिंदा हो गई थी। ये ज़िंदगी है अम्मी, यहाँ अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है, आप फिक्र ना करें। मैं मिनात को आसिया खाला के घर छोड़ कर आती हूँ। वो बेचारी डर के मारे अदमुई हो रही होगी। हादिया ने माँ के कंधे पर हाथ रखकर हौले से दबाया और अपनी चादर ठीक करती उठ खड़ी हुई। हफीज़ अहमद टीबी के आखिरी स्टेज पर थे। इन्हें अस्पताल में दाखिल कर लिया गया था। कहाँ चली गई थी आप? मैं कितना डर गई थी। हादिया को इसे संभालना मुश्किल हो गया था। बमुश्किल इसे खामोश करवा कर पानी का गिलास इसके मुंह से लगाया। ये सुनते ही कि हफीज़ अहमद हॉस्पिटल में दाखिल हैं, वो फिर से रो पड़ी थी। अब्बू ठीक है मिनात, कमज़ोरी की वजह से इन्हें ड्रिप लगनी थी, वो लगी है। अब तुम रो रो कर मुझे तंग मत करो, बल्कि ऐसा करो, चादर ओढ़ लो। तुम्हें खाला आसिया के घर छोड़कर मुझे अस्पताल वापस जाना है। पता है ना अम्मी अकेले किस तरह घबरा जाती हैं। हादिया मुसलसल अपनी एक टांग हिलाते हुए बोले जा रही थी। इसे यूं परेशान देखकर मिनात ने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ किया और उठकर इसके पास आ बैठी। आपी, मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल जाऊंगी। हलक में फिर से कई आंसू अटके थे। सुबह चली जाना, वैसे भी वहाँ ज़्यादा लोगों को रुकने की इजाज़त नहीं। अब जल्दी से उठ जाओ। हादिया ये कहते हुए इसका हाथ थाम कर घर से बाहर आई। दरवाजे को ताला लगाकर इसने चाबी पर्स में डाली और तेज़ तेज़ कदम उठाती इसे साथ लिए खाला आसिया के घर की तरफ बढ़ गई। 3 गलियां छोड़कर तीसरा मकान खाला आसिया का था, जहां वो अपने एक बेटे सालिक के साथ रहती थी। सालिक मनात से 1 साल बड़ा और हादिया से 4 साल छोटा था। दरवाज़ा सालिक ने खोला था। हादिया बाजी, वो खुशी से चहका और इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। खाला किचन में थी। इन दोनों को आता देखकर वो खुश हो गई। जाने क्या बात थी, आसिया खाला को देखते ही हादिया खुद पर काबू नहीं रख पाई थी और बेख्तियार उनके गले लगकर रो पड़ी थी। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ मेरी बच्ची? आसिया बेगम ने घबरा कर इसके आंसुओं से भरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। हादिया ने रोते हुए हफीज़ अहमद के अस्पताल एडमिट होने का बताया था। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे साथ चलती। आसिया खाला परेशान हो गई थी। खाला, बस मिनात को अपने पास रख लें और सालिक, तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़कर अम्मी को यहाँ ले आओ। अपनी नम आँखों को दुपट्टे के पल्लू से साफ करती हादिया ने करीब खड़े सालिक से कहा, आप घर रहें, मैं अंकल के पास रुक जाऊँगा। सालिक ने कहा और पलटकर अपनी बाइक की चाबी उठाने लगा। नहीं, तुम बस मुझे छोड़ाओ प्लीज़। हादिया का लहजा मुल्तजी था। आपी,
सालिक ने कुछ कहना चाहा। मुझे जब भी ज़रूरत हुई तो तुम्हें फ़ौरन कॉल करके बुला लूँगी, हादिया ने तशक्कुर भरे लहजे में कहा। तो सालिक इसकी तरफ देख कर रह गया। अच्छा 1 मिनट। हादिया जब सालिक के पीछे जा रही थी, आसिया बेगम ने आवाज़ लगाई और पलट कर इस्तफ़हामिया नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी। आसिया बेगम अपने कमरे में गई। चंद मिनट के बाद आकर हादिया की हाथ की मुट्ठी में चंद रुपए रखकर मुट्ठी को बंद कर दिया। खाला, इसने कुछ कहना चाहा। मुश्किल वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं और ये पैसे तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर हैं। लेकिन चलो, काम आ ही जाएंगे, तो फिक्र मत करना, मैं और पैसों का इंतज़ाम करती हूँ। इसे तसल्ली देते हुए आसिया बेगम ने इसके सर पर हाथ फेरा तो हादिया की आंखें एक बार फिर तशक्कुर के आंसुओं से भर आई थी। वो अब तक जितने भी पैसे लेकर गई थी, रिक्शे के किराए, लैब की फ़ीस और हॉस्पिटल से ना मिलने वाली दवाइयों पर खर्च हो चुके थे। वो खामोशी से गली में बाइक स्टार्ट करके खड़े सालिक के पीछे आ बैठी थी और इसके बैठते ही सालिक ने बाइक चला दी थी। वो इसका और अपना टिकट ले आया था और अपनी रिज़र्व सीट पर बैठकर इसने पूछा, तुम ठीक हो? काली चादर में छुपे इसके चेहरे पर मौजूद काली आंखों ने इसके चेहरे की तरफ देखा। वो इसके लिए फ़िक्रमंद था, जहाँ एक एहसास से तफाखुर इसके वजूद में सर उठाने लगा था, वहीं एहसास से नदामत से इसका दिल उदास हुआ था। वो अपने किए पे ख़ुद के सामने शर्मिंदा नहीं थी, लेकिन जाने क्यों इसके सामने शर्मिंदा होकर वो नज़रें चुराने लगी थी। तो मेरे लिए ख़ुद को मुश्किल में क्यों डालते हो? वो मखरोती उंगलियों को मरोड़ती हुई आहिस्ता से बोली थी। तो क्या करूं? तुम्हें इस मुश्किल में अकेला छोड़ दूं? इसका लहजा नाराज़ी भरा था। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कोई भी नुकसान हो। इसका लहजा भीगा था। अगर तुम सच में ऐसा चाहती तो कभी ऐसा ना करती। एक बार तो सोच लेती, अपने बारे में ना सही, मेरे बारे में ही सही। लेकिन तुमने, इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। लोगों को ये गुमान क्यों है कि वो खुदा हैं, वो जब चाहें जिसे चाहें कुछ भी कर सकते हैं, और वो करते भी हैं। अल्लाह उनकी रस्सी को दराज किए जाता है और वो ख़ुद को इंसान समझना छोड़कर हम जैसों के हाकिम बन जाते हैं। फिर वो हम जैसों को चींटी की मानंद मसल डालते हैं, हमारे ख्वाबों को, हमारी ख्वाहिशों को, हमारी इज़्ज़तों को, सब कुछ। वो अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोक नहीं सकी थी। इसने गहरी सांस ली और अपना हाथ इसकी गोद में रखे हाथों पर रख दिया था। इसने अपनी आंखों को ज़ोर से मींचा और आंखों के तालाब में मौजूद सारे पानी को कतरों की सूरत में गिराकर अपने हाथों पे धरे उसके हाथ को देखा। फिर बेयकीनी से गर्दन मोड़कर अपनी जानिब देखते इस शख्स की आंखों में झांका। इसकी आंखें बता रही थी कि वो इससे बहुत नाराज़ था, लेकिन इसके साथ था। इसके लब ज़रा से मुस्कुराए थे। इसने हौले से इसके कंधे पर हाथ सर रख कर अपनी आंखों को मौंद लिया था। कितने अरसे के बाद सुकून इसकी रूह में उतरा था, जैसे जलते हुए सहरा में पहला बारिश का कतरा हो। इसे सुकून ही तो चाहिए था, और इस लम्हे इसके पास सुकून ही सुकून था। हफीज़ अहमद को हॉस्पिटल में दाखिल हुए 1 हफ़्ता हो चुका था और इस 1 हफ़्ते में उनकी तबीयत संभलने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। टीबी के साथ साथ उनका 80% जिगर भी काम करना छोड़ चुका था। डॉक्टर ने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन शायद हफीज़ अहमद की किस्मत में शफायाबी नहीं थी। वो बुरी तरह रो पड़ी थी। डॉक्टर हारून ने नर्स को इशारा किया तो इसने आगे बढ़कर रोती हुई हादिया को सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। आप कुछ करें डॉक्टर, मेरे अब्बू को बचा लें। वो सर उठाकर मिन्नत भरे लहजे में बोल रही थी। एक ही हल है, आप ट्रांसप्लांट करवा लें, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद भी हफीज़ साहब के सर्वाइव करने के चांसेस 40% से भी कम है। फिर अखराजात। डॉक्टर हारून ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो सामने पड़ी कुर्सी पर बैठी आंखों में ढेरों आंसू भरे उनकी तरफ देख रही थी। उम्मीद तो है ना? 40% ही सही, उम्मीद तो है ना डॉक्टर? मैं पैसों का इंतज़ाम करती हूँ। आप प्लीज़ बात करके किसी भी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें। मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगी, घर भी बेचना पड़ा बेच दूँगी। मैं आपको शाम तक बताती हूँ। वो खड़े होते अपने पर्स को कंधे पर लटकाती हुई बोली। डॉक्टर हारून ने अपने निचले होंठों को दांतों तले दबाया और फिर कुर्सी की पुश्त पर सर रखकर अपनी आँखों को मूंद लिया। ये ज़िंदगी भी अजीब है, हमें इन चीज़ों को हमसे छीनने के दर पे रहती है जो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होती हैं। इन्हें इस छोटी सी लड़की पे बहुत तरस आया था, जो अपने बूढ़े बाप को बचाने के लिए हाथ पांव मार रही थी, कोशिश कर रही थी। इसकी नीयत कितनी साफ़ और अच्छी थी। डॉक्टर हारून का दिल भर आया था। अपनी चेयर की बैग से सर टिकाते हुए उन्होंने सामने टेबल पर पड़े अपने फ़ोन को उठाया और शहर की बेहतरीन डॉक्टर मुश्ताक को कॉल करने लगे थे। इन्हें ट्रांसप्लांट के मुतालिक उनकी राय दरकार थी। 40% ही सही, उम्मीद तो थी।
जब वो छोटी सी लड़की इस उम्मीद को नाउमीदी में बदलना नहीं चाहती थी तो वो क्यों नाउमीद हो बैठे थे। हेलो, फ़ोन पिक कर लिया गया था। वो डॉक्टर मुश्ताक के साथ हफीज़ अहमद के केस को डिस्कस करने लगे थे। गाड़ी किसी छोटे से इलाके के स्टेशन पर रुकी थी। शायद कोई सवार हुआ था। रात का 1 बज चुका था। तकरीबन सभी मुसाफिर नींद में डूबे हुए एक दूसरे के कंधे पर सर टिकाए सोए हुए थे। वो शख्स रेल की बोगियों में जाने क्या ढूंढ रहा था। चेहरों को तलाशते, गौर से देखते, वो अब एक क्लास की बोगियों की तरफ बढ़ा था। तीसरी बोगी में जैसे इसकी तलाश ख़त्म हुई थी, इसने अपने हाथ में मौजूद फ़ोन पे कुछ लिखकर सेंड किया और वो वहीं सीट के सामने बैठी लड़की को उठने का इशारा किया। इससे पहले कि नींद में डूबी लड़की ज़ोर से कुछ बोलती, इसने अपने काले रंग की पिस्तौल का रुख लड़की की तरफ किया और अपने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। लड़की की आंखें खौफ से पूरी खुल चुकी थीं। वो खौफ से अपनी माँ की तरफ खिसकी और इस शख्स से बैठने की जगह बनाई। वो मुसलसल सामने बैठा लड़का और लड़की पर नज़र जमाए बैठा था। नींद में होने की वजह से लड़की ने कुसमसा कर अपनी गर्दन को इसके कंधे से उठाया। बेध्यानी और नींद में काली चादर में छुपा इसका चेहरा बेनकाब हुआ था। सामने बैठे शख्स की आंखें चमक उठी थीं। इसने तेज़ी से अपने फ़ोन में इस लड़की की तस्वीर को देखा, फिर सामने बैठी नींद में खोई इस लड़की को देखा। वही है, मुझे मिल गए, इसने जल्दी से मैसेज किया। अरे परे हट, क्या मेरे साथ चिपकी बैठी है। इस सोई हुई औरत को अपनी बेटी का यूं साथ में चिपक कर बैठना अच्छा खासा खुला था। तेज़ लहजे में बोलती 2-3 लोगों को मुतवज्जा कर चुकी थी। इन चंद लोगों में वो भी था। अम्मा। लड़की माँ के करीब खिसकी और डरते हुए अपने पास बैठे आदमी की तरफ देखा। ए लो, ये कौन बैठ गया है। ओ भाई उठ यहाँ से, हमने सुकून से सफ़र करने के लिए सीट बुक करवाई है और तो है कि। औरत के तेज़ चिंघाड़ती हुई आवाज़ पे इसके सोए हुए हवास मुकम्मल तौर पे चौकन्ना हो गए थे। चुप करके बैठी रहे अम्मा, अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। अपनी मूँछों को ताव देते हुए इसने लड़के पर नज़रें डालकर लड़की की तरफ देखा। इसके अंदाज में ऐसा ज़रूर कुछ था कि सामने बैठा लड़का ठिठक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और इसकी नज़रों के ताक़ुब में अपने साथ बैठी लड़की को देखा, जिसके चेहरे से नकाब हटा हुआ था। ऐसे कैसे तो अगले स्टेशन पे उतरेगा। देख, तो मुझे हल्का न लेना, तुझे मेरा पता नहीं है, मैं हूँ कौन, निकल यहाँ से। औरत अब ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। इन्हें उलझता देखकर लड़के ने लड़की के कंधे को ज़ोर से हिलाया और इसे नकाब करने को कहा। लड़के ने जल्दी से आंखों ही आंखों में सामने बैठे मशकूक शख्स की तरफ इशारा किया। नकाब ठीक करते हुए लड़की की आंखों में सरासेमगी और खौफ उभरा था। नॉर्मल रहो, इसने इसके कान में सरगोशी की थी। अम्मा, बैठा रहने दे। लड़की ने रूहान से होकर माँ को खामोश करवाना चाहा। अरे तू चुप रह, बड़ी आई, चुप रह। अरे क्या हो गया है, क्यों शोर डाला हुआ है। ऊपर की बर्थ पर सोए हुए आदमी ने झुंझला कर कहा। तुम्हें तो भाई शोर ही लगेगा। देखिए, कब्ज़ा माफिया हर जगह चला आता है। सीट हमारी, और ये शख्स धड़ल्ले से यूं बैठा है जैसे इसके अब्बा ने इसके लिए स्पेशल सीट बुक करवा कर रखी थी। लोगों को उठता देखकर वो आदमी इस जगह से उठ खड़ा हुआ। ज़्यादा बोल मत अम्मा, वो नीचे बैठता हुआ मुंह बनाकर बोला। चल, अब तो क्या गोंद की तरह मुझसे चिपकी बैठी ही रहेगी, यह अपनी जगह पे भी होगी। इस औरत ने बेटी को घूरा। अम्मा, मैं नहीं उधर जाऊंगी। वो लड़की मिनमिनाई थी। ये आजकल की लड़कियां माँ बाप को पागल समझती हैं। जब घर से निकलने लगी थी, अम्मा मैंने खिड़की वाली सीट के पास बैठना है, एक ही रट लगाकर मेरे और अपने अब्बे के कान खा गई थी। और अब जब कह रही हूँ कि ले शौक पूरा कर, बैठ जा खिड़की के पास, अब उठकर बैठ गई। चल इधर हट। इसे हाथ से हटाती वो औरत खिड़की के पास आ बैठी। अच्छा बस भी कर दो अम्मा, सोने दो। दूर से आवाज़ उभरी तो इस औरत ने परे हट वाले अंदाज में अपने हाथ को झटका और अपने मुंह पे चादर डाल ली। नीचे बैठे शख्स ने मुंह बनाकर घूर कर इस औरत को देखा और लड़की की तरफ हाथ के इशारे से पानी का इशारा किया। लड़की ने घबरा कर सीट के नीचे पड़ी पानी की 1.5 लीटर की बोतल इस आदमी की तरफ बढ़ा दी। आदमी ने ढक्कन को खोलकर बोतल को मुंह लगाया और गटागट बोतल पीने लगा। काली चादर अपने गिर्द मजबूती से लपेटे वो लड़की इस लड़के का बाजू पकड़े बैठी थी। साफ दिखाई दे रहा था वो दोनों पकड़े जा चुके हैं। जैसी गाड़ी अपनी मंजिल पे जाके रुकेगी, वो दोनों एक साथ निशाने पर धर लिए जाएंगे। इसे अपने अंजाम की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन साथ बैठे लड़के का कोई कसूर नहीं था। वो दिल ही दिल में अल्लाह से इस लड़की की लंबी ज़िंदगी की दुआएं मांगने लगी। जब बोतल पीते इस शख्स ने एक ज़ोरदार डकार ली, चेहरे पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट सजाए, अपनी तरफ देखते इन दोनों की जानिब देखा।
इसने एक बार फिर पानी की बोतल को यूं मुंह से लगाया जैसे किसी मखसूस मशरूब का मज़ा ले रहा हो। 2 घंटे इस असाब शिकन खामोशी का अंजाम क्या होने वाला था, वो दोनों इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे, लेकिन शायद इस बार भी किस्मत उनके साथ थी। गाड़ी तारीकी में विसल देती, शायद किसी छोटे से स्टेशन पर रुकने के लिए अपनी स्पीड कम करती थी। चंद मिनट रुकने के बाद गाड़ी ने चलने के लिए विसल बजाई और रेंगने लगी। बैठे शख्स ने पानी की खाली बोतल को परे फेंका और वॉशरूम की तरफ भागा। इसके वहाँ से जाते लड़के ने बेयकीनी से लड़की की जानिब देखा। क्या किस्मत यूं भी मेहरबान होती है। लड़के ने बैग उठाया और लड़की का हाथ थाम कर तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपका। उनके उकब में दरवाज़ा खुला था। इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चलती ट्रेन से छलांग लगा दी थी। वो दोनों ज़मीन पर गिरे और अगले ही लम्हे एक दूसरे का हाथ थाम कर अंधाधुंध भागते चले जा रहे थे। नसरीन ने स्पीड पकड़ ली थी। वो आदमी पलट कर आया तो वो दोनों वहाँ नहीं थे। कहाँ गए वो लड़का और लड़की, कहाँ गए हैं? वो बुरी तरह चिल्ला रहा था। बोगी में मौजूद सभी लोग सोते से उठ बैठे थे। ओ भाई, तेरे साथ मसला क्या है? क्यों बार बार चीखने लगता है? वहाँ पे मौजूद लोग उठकर इसे घोलने लगे। मुझे वो लड़का और लड़की चाहिए, वो कहते हुए इसने सेफ्टी जंजीर को खींचना चाहा। इससे पहले कि वो जंजीर से खींचता, वहाँ पे मौजूद 2-3 मर्दों ने इसे पकड़ के मारना शुरू कर दिया था। इनमें से एक आदमी का हाथ इसकी जेब पे पड़ा और पिस्तौल बरामद हुआ। अरे बदमाशियाँ करता है, जेब में पिस्तौल रखकर लोगों को डराता है। पहले आदमी ने इसके सर पे थप्पड़ रसीद किया और इसका फ़ोन और पिस्तौल निकालकर इसके मुंह और दोनों हाथों को बांधकर नीचे बिठा दिया। अब इंतज़ार था तो रेलवे पुलिस का। वो बेचारगी से अपने बंधे हाथों को घूर रहा था। वो कितने अरसे बल्कि कितने सालों के बाद इस आलीशान घर के बाहर खड़ी थी, जो बज़ाहिर तो इसके अपने सगे ताया का घर था, लेकिन उनकी गुर्बत इफलास के बाइस यही अकलौते ताया गैरों की भीड़ में जा खड़े हुए थे। अकलौते भाई की मोहब्बत में हफीज़ अहमद हर खाली पेपर पर साइन कर चुके थे। बाद में इसी अकलौते भाई ने इस खाली पेपर पे अपनी पसंद की वो सतरें लिखवाई थी जिनसे हफीज़ अहमद के हाथ खाली और जेब हल्की हो गई थी। और इस पे मुतज़ाद बड़े भाई का वो हद तक कामेज़ रवैया था जो हफीज़ अहमद को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा गया था। हादिया ने सर को झटका और गहरा सांस भरकर चौकीदार को अपने आने की इत्तला देने को कहा। साहब जी घर पे नहीं है। चौकीदार कुछ देर के बाद पैगाम लाया था। झूठ मत बोलो, आज इतवार है और ताया घर पे ही होता है। हादिया कहती हुई ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुई। अरे बीबी, बात तो सुने, क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हैं? चौकीदार इसके पीछे लगा था, लपका था, लेकिन वो इसकी आवाज़ों को नज़रअंदाज करती अंदर दाखिल हो चुकी थी। लाउंज में ताया अपनी फैमिली के साथ थे। ढेरों शॉपिंग बैग्स नीचे कालीन पर पड़े हुए थे जिनमें कीमती कपड़े और चीज़ें निकालकर एक दूसरे को दिखाई जा रही थी। हादिया को आता देखकर वो सब लहजे भर के लिए ठिठक कर रह गए थे। अस्सलामुअलैकुम, हादिया की आवाज़ ने जैसे इन्हें झंझोड़ा था। ओ हाँ, वालेकुम, आओ। ताया ने अपने सामने फैले अखबार को लपेट कर रखते हुए जवाब दिया। बाकी किसी ने भी इसके सलाम का जवाब देना गवारा नहीं किया था। हादिया अपने हाथों को मसलती खाली सोफे पर जा बैठी थी। चलो अपनी चीज़ें समेटो और अंदर जाओ, ताई ने करख्त आवाज़ में अपनी दोनों बेटियों से कहा और रौनक भरे अंदाज में हादिया की तरफ देखने लगी। ताया जान, अब्बू हॉस्पिटल में टीबी के लास्ट स्टेज के साथ उनके जिगर ने भी तकरीबन काम करना छोड़ दिया है। डॉक्टर ने लीवर ट्रांसप्लांट का कहा है। आप प्लीज़ जो भी अब्बू का हक बनता है वो इन्हें दे दें। इनकी ज़िंदगी का सवाल है। हलक में अटके ढेरों आंसुओं को मुश्किल से नीचे उतारती वो बड़े ज़ब्त से बोली थी। बात सुनो, यहाँ कोई खैराती इदारा है जो तुम मांगने के लिए यहाँ चली आई हो? और कौन सा हक की तो बात ही मत करो। सारी ज़िंदगी तुम्हारे बाप को खिलाया है और ये जो कुछ आज हमारे पास है ना, ये मेरे शौहर की हक हलाल की कमाई है जिस पे तुम लोग नज़रें जमाए बैठे हो। कोई पैसा नहीं मिलेगा, उठो और निकलो यहाँ से। ताई ने तड़क कर कहा। ज़ब्त से हादिया की आंखें सुर्ख हुई थी। अच्छा बस, ताया ने हाथ उठाकर अपनी शरीक हयात को मज़ीद बोलने से मना किया और अपना रुख हादिया की जानिब मोड़ा। बात सिंपल सी है बेटा, तुम्हारे बाप का कोई हक मेरे पास नहीं है जिसे मैंने दबा लिया हो। हमारे बीच एग्रीमेंट हो चुका था, इसके हिस्से के पैसे में से दे चुका हूँ। ताया जान, वो हिस्सा नहीं था, आपने सिर्फ 5 लाख दिए थे। ये कहकर बाकी पैसे आप बाद में देंगे। अब्बू आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में नहीं गए, हालांकि आपने अब्बू के साथ ज़्यादती की थी। अब्बू ने हमेशा यही कहा, ये प्रॉपर्टी और पैसा यहीं रह जाएगा।
मैं अपने भाई को ना तो खो सकता हूँ ना ही नाराज़ कर सकता हूँ। अब्बू ने कुछ नहीं कहा ताया। खामोशी से इन 5 लाख में अम्मी के जेवरात का पैसा मिलाकर घर खरीद लिया था। ठीक है, हक ना दें, मेरी मदद कर दें ताया, मुझे पैसे उधार ही दे दें, मैं वादा करती हूँ आपका एक एक पैसा वापस कर दूँगी। इसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। अपनी बेबसी पे आंख से टोट कर आंसू इसके दामन में खो गया था। कोई इतना खुदगर्ज और जालिम कैसे हो सकता है? मैं इस वक्त तो बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। सारा की शादी है, तुम्हें पता ही है बेटी की शादी पे कितना खर्चा होता है। तुम ऐसे करो, वो रुके और अपने कमीज़ की जेब से वॉलेट निकाल कर 5,000 के 2 नोट हादिया की जानिब बढ़ा दिए। फिल वक्त तो यही है मेरे पास, तुम इन्हें अपने पास रखो। उन्होंने उठकर साकित बैठी हादिया के हाथ में ज़बरदस्ती वो नोट रखकर इसकी मुट्ठी को बंद किया। हफीज़ को मेरी तरफ से पूछना, कल मेरी दुबई की फ़्लाइट है, वहाँ से आने के बाद मैं मिलने आऊँगा। ये कहकर उन्होंने हादिया के सर को हल्के से थपथपाया था और अपने कमीज़ का कॉलर ठीक करते सामने कमरे की तरफ बढ़ गए। हादिया ने अपनी बंद मुट्ठी में मुक्कैद इन 2 नोटों को देखा, फिर अपने सामने बैठी ताई की तरफ जो एक अबरू चढ़ाए इसी की तरफ देख रही थी। वो खामोशी से अपनी जगह से उठी, सामने टेबल पे अपने हाथ में दबे नोटों को रखकर खामोशी से इस घर से निकल आई थी। हफीज़ अहमद के 40वें के बाद हादिया ने कशफ फाउंडेशन से लिए गए कर्जे को वापस करना चाहा था। जब निमरा ने अपने सामने पड़े इन 7 लाख को देखा, फिर हादिया की तरफ, 3 लाख खर्च हो गए। छोटे छोटे कर्जदारों के पैसे, अब्बू के कफन दफन का खर्चा। मैं जल्दी कोई नौकरी ढूंढ लूँगी और हर माह की किस्त वक्त पे अदा करूँगी। हादिया ने अपने हाथों की तरफ देखते हुए रूंधे हुए लहजे में कहा तो निमरा उठकर इसके पास सोफे पे आ बैठी। तुम बहुत बहादुर हो हादिया, और बहुत अच्छी बेटी भी। यकीन करो, तुमने जो अपने वालिद के लिए किया है, इनका कोई बेटा भी होता तो शायद वो भी घबरा जाता। तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन अंकल की ज़िंदगी ही इतनी थी। निमरा ने इसके हाथों को थामते हुए मोहब्बत से कहा। ताया और इनकी फैमिली में से कोई नहीं आया। क्या पैसे में इतनी ताकत होती है कि खून के रिश्तों तक को इतना कमज़ोर बेगाना कर देती है? वो आंखों में आंसू भरे निमरा से पूछ रही थी, जो इसी की तरह ज़िंदगी को चलाने के लिए हाथ पैर मार रही थी। हाँ, इतनी ही ताकत होती है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो अपने भी अपने नहीं। और मैंने पैसे कमाने का फ़ैसला कर लिया है। 9 से 5 तक नौकरी करके मुश्किल से चंद हज़ार हाथ में आते हैं, जिनमें ज़रूरतें ही मुश्किल से पूरी होती हैं। हसरतों और ख्वाहिशों की बारी कभी आती ही नहीं। बचपन से खिड़की से झांकती ख्वाहिशें वहीं खड़ी हैं, इन्हें कभी अंदर आने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। निमरा की आंखों में उम्मीद के जुगनू चमके थे। कैसे? हादिया ने टिश्यू से अपनी आंखों की नमी को जज़्ब किया, इस्तफहामिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। मैंने सुपर स्ट्रीट में एज ए वेटर्स अपनी CV जमा करवाई थी। वहाँ से मुझे कल ही कॉल आई है। मैं ये नौकरी छोड़कर अगले हफ्ते से वहाँ ज्वाइन कर रही हूँ। निमरा के लहजे से खुशी छलक रही थी। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। हादिया इस प्यारी लड़की को खुश देखकर बहुत खुश हुई थी। तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी सर से बात करूं? सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, 30,000 से स्टार्ट है और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा सैलरी बढ़ती जाएगी। साथ में मज़ीद पैकेज भी ऐड करते हैं, जैसे ईद वगैरह पे के अलावा बोनस दिए जाते हैं। और निमरा जाने और क्या क्या बोल रही थी। हादिया तो 30,000 पे ही अटक गई थी। स्कूल की जॉब से इसे 8,000 मिलते थे और यहाँ इकट्ठे 30,000, यानी बहुत सारी परेशानियों का एक साथ खात्मा। मिनात की फ़ीस, घर का खर्च, माँ की दवाइयाँ, दिल ही दिल में सब जमा तफरीक की थी और कुछ लम्हों के बाद ही सर को इस बात में हिला दिया था। मेरी CV भी जमा करवा दो निमरा। 3 लाख का कर्ज, मिनात की फ़ीस, घर का खर्च और अम्मी की दवाइयाँ, सब कुछ हो जाएगा। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मानो मेरे तो जैसे सारे मसले ही हल हो जाएंगे। हादिया पुरजोश सी हुई थी। तो फिर ठीक है, कल तुम अपनी CV ले आना और पहले अपनी अम्मी से भी बात कर लेना। तुम्हें पता तो है हमारी माँ ऐसी जगहों पर बेटियों को नौकरी करवाने से कितना घबराती है। निमरा ने हंसते हुए कहा। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। मैं अम्मी से बात करके तुम्हें रात तक बताती हूँ। हादिया ने अपने सर को इस बात में हिलाते हुए कहा और पर्स अपने कंधे पर डालते हुए उठ खड़ी हुई। होटल में नौकरी? तहसीन बेगम ने सब्जी बनाते हुए बुड़बुड़ाते हुए कहा और हाथ में थामी छुरी और गोभी के फूल को परात में रखा। अम्मी, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। हादिया पुरजोश से अंदाज में माँ के करीब हुई तो मिनाज जो नज़रें किताब पे जमाई बैठी थी, किताब को बंद करती बहन और माँ की तरफ मुतवज्जा हुई। 30,000 अम्मी, 30,000। सोचें हमारे कितने मसले हल हो जाएंगे। मिनात भी आराम से पढ़ पाएगी।
और इससे पहले कि हादिया अपनी बात मुकम्मल कर पाती, तहसीन बेगम ने अपने सर को नफ़ी में हिलाया। ना मेरी बच्ची, मैं तुम्हें इतने मर्दों के बीच नहीं भेजूंगी। इसके खूबसूरत चेहरे से नज़र हटाते हुए तहसीन बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। अम्मी, मैं जानती हूँ आप ज़माने से डरती हैं, लेकिन जीना हमें खुद ही है। लोग बातें करते हैं, मदद नहीं करते। अब्बू की बीमारी से लेकर इनकी तदफीन तक कौन था हमारे पास सिवाय खाला आसिया और सालिक के। ये मोहल्ले के लोग तदफीन तक खड़े रहे। इसके बाद से कितने लोग हम माँ बेटियों को पूछने के लिए आए थे कि स्कूल की नौकरी में इतने खर्चे, ज़िंदगी की गाड़ी को चलाना आसान नहीं है। चंद साल की बात है, मीनात ग्रेजुएशन कर लेगी तो मैं खुद ही ये नौकरी छोड़ दूँगी। फिर मैं और मीनात दोनों ही किसी स्कूल में नौकरी कर लेंगे, जहाँ पैसे कम होंगे लेकिन आपको तसल्ली रहेगी। बच्चों को ट्यूशन भी तो पढ़ा सकती हो, तहसीन बेगम ने आहिस्ता से कहा। ये मुतवस्सत तबके का मोहल्ला है अम्मी, ज़्यादातर लोग मज़दूर हैं, यहाँ कौन पढ़ने आएगा। तहसीन बेगम को खामोश होना पड़ा था। अम्मी, हादिया ने उनके हाथों को थामते हुए कहा, आपकी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं है, आप फ़िक्र मत करें। अगर मुझे लगा ये नौकरी मुझे सूट नहीं कर रही तो मैं फ़ौरन इस नौकरी को छोड़ दूँगी। और फिर मैं अकेली थोड़ी हूँ, आपकी दुआएं, निमरा भी तो होंगी वहाँ। हादिया ने मुस्कुरा कर कहा और माँ के हाथों को चूम लिया। तहसीन बेगम ने नम आँखों के साथ इसके खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों में लिया, इसके माथे पर बोसा दिया। वो भागते भागते थक गई थी। कच्ची सड़क के बीच सर को झुकाए अपने घुटनों पे हाथ रखे झुकी हुई तेज तेज सांसें ले रही थी। थोड़ी सी और हिम्मत कर लो, देखो वो दूर रोशनी नज़र आ रही है, लगता है आबादी आने वाली है। हम वहाँ और नहीं चल सकती, भूख और प्यास से मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है। वो सर को उठाए अब सीधी खड़े होते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। वो अपने सर को झुकाए रो रही थी जब इसने अपना हाथ इसके कंधे पर रखा। अफसोस हो रहा है, वो जानना चाहता था। नहीं, इसने नफ़ी में अपने सर को हिलाया। कोई अफसोस नहीं हो रहा, सुकून मिला है, वो सुकून जिसे मैं 2 साल पहले खो चुकी थी। सच कहूँ तो भागने की वजह बस तुम हो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझे वहाँ कभी अकेला नहीं छोड़कर जाते। अपनी जान से ज़्यादा मुझे तुम्हारी जान की परवाह है। इसके लहजे में सच्चाई थी, इतनी सच्चाई कि रात की तारीकी में दूर चमकते आसमान पर मौजूद चांद की रोशनी में इसके चेहरे पर उभरता तासुफ इसके पास खड़े नौजवान से पोशीदा नहीं रहा था। क्या वाकई तुम्हें मेरी परवाह है? मुतासफाना लहजे में कहा था। इस बार वो कुछ बोल नहीं सकी थी। इसने खुद से नज़रें चुराती लड़की की कलाई को पकड़ा और आगे की जानिब चल गया, बढ़ गया। वो बिना कुछ कहे इसके साथ चल पड़ी थी। वो साथ था, मंजिल की चाहे कुछ खबर नहीं थी, लेकिन रास्ते तो एक थे, चाहे कुछ वक्त के लिए ही सही, क्योंकि वो जानती थी वो इसे हमेशा के लिए पाने का हक खो चुकी थी। हाँ, ऐसी जैसे वो पाना चाहती थी, जिसके साथ वो उम्र भर के लिए चलना चाहती थी। हादिया को सुपर स्टेट में जॉब मिल गई थी। वो खुश तो थी, लेकिन जब इसे यूनिफॉर्म के नाम से ब्लैक पैंट के साथ वाइट शर्ट दी गई तो इसने मुंह बनाकर निमरा की तरफ देखा। क्या ये सब ज़रूरी है? इसने निमरा के जेब तन किए पैंट और शर्ट की तरफ इशारा किया। जी, बहुत ज़रूरी है। निमरा ने अपनी टाई को ठीक करते हुए हंस कर कहा था, जो वो अपने सिल्की बालों को हाथों से कंघी कर रही थी। निमरा, हादिया इसके करीब आई और इसका हाथ पकड़ा। क्या सर खोलना भी ज़रूरी है? निमरा ने लाइल्मी से कंधे उचकाए। मैं मैनेजर साहब से बात करती हूँ, हादिया ने कहा और ड्रेसिंग रूम से निकलकर मैनेजर साहब के ऑफिस की सिमत पड़ गई। इसके बाद सुनने के बाद मैनेजर साहब ने अपने सामने मौजूद लैपटॉप से नज़रों को हटाया और हादिया की सिम देखा। यूनिफॉर्म तो आपको पहनना पड़ेगा। अगर आपको इस मामले में रियायत दी गई तो बाकी लड़कियों को भी रियायत देनी पड़ेगी। हाँ, जहाँ तक बात यह है कि आप सर पे स्कार्फ लेना चाहती हैं तो इस मामले में टोटल आपकी अपनी चॉइस है, हम मना नहीं करेंगे। मैनेजर मोहम्मद इशफाक ने बात के इख्तिताम पर मुस्कुराकर हादिया की तरफ देखा तो इसने इत्मीनान की सांस ली थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वो खुशी खुशी ड्रेसिंग रूम में आई, कपड़े चेंज करके अपने चेहरे के गिर्द स्कार्फ को ओढ़ा, मुस्कुराकर निमरा की तरफ पलटी। ब्यूटीफुल यार, तुम इतनी सादगी में बिना मेकअप के इतना गज़ब ढाती हो कि तुम पे से नज़रें हटाने को दिल नहीं चाहता। निमरा ने कहकर हौले से इसके गाल पे चुटकी भरी तो हादिया शर्मा गई। एक बात कहूँ हादिया, वो दोनों अब ड्रेसिंग रूम से निकलकर ट्रेनिंग रूम की तरफ जा रही थी, जहाँ इन्हें पूरे 1 माह तक कस्टमर्स को डील करना, इन्हें सर्व करना, सलीके से हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस वक्त इन दोनों के अलावा 12 और लड़कियां थीं जो इनसे पहले ट्रेनिंग रूम में मौजूद थीं। हाँ बोलो, हादिया ने साथ चलती निमरा से कहा।
तुम जैसी खूबसूरत हसीन लड़कियां यार मोहल्लों में रहने के काबिल होती हैं। इस तरह ज़माने के सर्द व गर्म सहने के लिए नहीं। इसके लहजे में तासुफ और दुख था। हादिया के लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उभरी थी। मैं इससे ज़्यादा नहीं चल सकती, वो कहते हुए कच्ची सड़क के किनारे बैठी थी, बार बार अपनी सूखी ज़ुबान को अपने खुश्क होंठों पे फेर रही थी। पास खड़े लड़के ने सर उठाकर आसमान पर फैलती सफ़ेदी की तरफ देखा। दफ़ातन इसके कानों से टन टन की आवाज़ टकराई थी। तुम ये आवाज़ सुन रही हो? पुरजोश से अंदाज में कहते हुए इसके करीब आ बैठा। हाँ, इसने ज़ोर से अपनी गर्दन को हिलाया। आओ चलें। इसने खड़े होते हुए अपना हाथ लड़की की तरफ बढ़ाया, लेकिन वो उठ ना सकी। अब तो आज सारी ज़िंदगी की नवीद मिली है, बस थोड़ी सी हिम्मत कर लो, इसने कहा तो वो इसके हाथ में अपने नर्म और नाजुक हाथ देती उठकर खड़ी हो गई। दोनों पगडंडी के इख्तिताम पर दाएं जानिब जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़े, जहाँ से घंटियों की आवाज़ करीब आती जा रही थी। 5 मिनट के बाद ही इन्हें वो देहाती शख्स नजर आया जो अपने बैलों के जरिए अपनी ज़मीन को नर्म मिट्टी में ढाल रहा था। जैसे इस शख्स की नज़र इन दोनों पर पड़ी, वो इनके करीब आया। हम यहाँ मुसाफिर हैं, रास्ता भूल कर इस तरफ चले आए हैं, काफ़ी देर से पैदल चल रहे हैं, अब थकन और भूख से निढाल हो चुके हैं। क्या यहाँ कोई छोटा सा होटल है जहाँ हम क़याम कर सकें? इस छोटे से गांव में छोटा होटल तो ज़रूर है, लेकिन क़याम करने की जगह सिर्फ घरों में मिल सकती है। आइए मेरे साथ आएँ। 50 साल के शख्स ने अपने हाथ में पकड़े साफे को झाड़कर अपने दाएं कंधे पर रखते हुए कहा। लेकिन वो तजब्जुब का शिकार हुआ। हम लोगों के घर तो ज़रूर छोटे हैं, लेकिन मेहमानों के लिए दिल हमेशा से खुले और बड़े होते हैं। फ़िक्र मत करें, ये करीब ही करीब की कुटिया है। आए मेरे साथ आ जाएं। यूँ वो दोनों खुदा बख्श के हुक्म में चल पड़े थे। फिल वक्त इन्हें खाने और आराम की सख्त ज़रूरत थी। इसके बाद ही वो आगे के लाइहा अमल के बारे में सोचने के काबिल हो सकते थे। क्या हम यूँ ही भागते रहेंगे? इस लड़की ने दिल ही दिल में सोचा। मेरी तो खैर है, लेकिन इसने अपने से आगे चलते इस नौजवान की पुश्त को देखते हुए मुतासफाना अंदाज में सोचा, फिर सर झुकाकर अपने रास्ते में आए पत्थर को ठोकर मारकर खेतों की सीमत उछाल दिया। हादिया आपी को इसके अलावा कोई और जॉब नहीं मिल सकती थी? मुंह बनाए बैठा मिनात से कह रहा था। इस जॉब में क्या है? इतनी अच्छी तो जॉब है, अब तो सब ठीक होने वाला है। अपने सामने खुली किताब को बंद करते हुए इसने नासहाना अंदाज में मुंह फुलाकर बैठे सालिक से कहा था। क्या अच्छी जॉब है ये, पता भी है लोग कितनी बातें बना रहे हैं। बाहर गली में खड़े 2 लड़कों ने हादिया को पैंट शर्ट पहने देखकर आपस में सरगोशी की और एक दूसरे के हाथ पर हाथ मार कर हंस पड़े, लेकिन ये सरगोशी हरगिज़ भी इतनी हल्की नहीं थी कि पास से गुजरता सालिक सुन नहीं पाता। पहले तो इसने गुस्से में 2-3 थप्पड़ इन लड़कों को लगाए, फिर घर आकर गुस्से में बोले चला जा रहा था। क्या हो गया है तुम्हें? मिनात ने उठकर सालिक के सामने बैठते हुए दरियाफ्त किया। हादिया आप ही मेरी बहन है, कोई भी इनके बारे में ऐसी बात करेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सालिक ने पानी का गिलास को अपने लबों से लगा लिया। एक्सक्यूज़ मी, तुम किस खुशी में मुझे गुस्से से देख रही हो? सालिक ने खाली गिलास टेबल पर रखते हुए मिनात से पूछा। तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो कि हादिया आप ही तुम्हारी बहन है और मैं। वो आंखों में ये मोटे मोटे आंसू भरकर बोली तो सालिक ने पहले चौंक कर मिनात की तरफ देखा, फिर इसके लबों पे मुस्कुराहट खिल उठी। इसको मुस्कुराते देखकर इसने गोद में रखी किताब को उठाकर जोर से टेबल पर पटका और धप धप करती सहन बोर करके सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। सालिक ने अपने सर को कुर्सी की पुश्त से टिकाया और आंखें मूंद ली। वो झट से इसकी आंखों के पर्दों में मुजस्सम होकर मुस्कुराने लगी थी। ये मिनात कहाँ गई है? तहसीन बेगम ने सालिक से पूछा। सालिक सर उठाकर सहन के कोने में बनी सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। लो, फिर चली गई। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। मैं कहकर भी गई थी तुम्हारे लिए चाय बना दे, मैं ज़रा करियाने वाले का हिसाब चुकता कराऊँ, मगर ये लड़की।
तहसीन बेगम बोलती हुई किचन में जाने की तरफ पलटी थी। जब सालिक उठकर उनके करीब आया, चाय की ज़रूरत नहीं है खाला, आप मेरी बात सुनें। वो इनका हाथ थाम में कह रहा था, क्या बात है, खैर तो है। हमेशा की तरह डरपोक तहसीन बेगम मिनटों में घबरा गई थी। अरे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप मेरी बात सुन लें पहले, परेशान ना हो, सालिक ने हंसते हुए कहा। और फिर तहसीन बेगम के चेहरे पर परेशानी देखकर इसने उनसे हादिया की जॉब के बारे में बात करने का इरादा तर्क किया और अपनी शर्ट की पॉकेट में मौजूद अपना रिज़ल्ट शीट निकाल कर तहसीन बेगम की नज़रों के सामने किया। खाला, मैंने FSC पास कर लिया है, और वो भी A+ ग्रेड में। सालिक के लहजे में खुशी जो गुस्से की वजह से मफकूद हुई थी फिर से लौट आई थी। वो अपना रिज़ल्ट दिखाने के लिए ही आ रहा था जब इन लड़कों ने इसका दिमाग ख़राब कर दिया था। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। इतनी खुशी की बात इतनी देर में क्यों बताई? तहसीन बेगम ने मोहब्बत से इसके सर पे हल्की सी चपत रसीद करते हुए कहा और सर उठाकर छत पर मीनात को आवाज़ देने लगी। नाराज़ मीनात ने दीवार से सर उठाकर नीचे सहन में झांका। अरे जल्दी नीचे आओ, देखो तो सही, सालिक फर्स्ट आया है। तहसीन बेगम ने अपने हाथ में मौजूद रिज़ल्ट शीट को लहराया। तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया? मीनात ने आगे की जानिब झुकते हुए तहसीन बेगम के पास खड़े सालिक से दरियाफ्त किया और इसके इस बात में सर हिलाते ही तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर आई थी। दिखाएं मुझे भी। इसने तहसीन बेगम के हाथ से रिज़ल्ट शीट लेने के लिए जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाया था, इससे पहले सालिक उनके हाथ से अपनी शीट ले चुका था। पहले अच्छी सी चाय, फिर रिज़ल्ट। सालिक ने अपने दोनों हाथों को अपने औकब में करते हुए कहा, ये क्या बात हुई? मीनात ने मुंह बनाया। हाँ ठीक ही तो कह रहा है सालिक, कब से आया हुआ है, मजाल है तुमने इसे चाय पानी का पूछा हो। बस तब से बातें किए जा रही हो। चलो जल्दी से सालिक के लिए चाय लेकर आओ। तहसीन बेगम ने तहक्कुम भरे लहजे में कहा तो मीनात मुँह बनाती किचन की तरफ बढ़ चुकी थी। तुम बैठो बेटा, मैं ज़रा असर की नमाज अदा कर लूँ। वो सालिक के कंधे को थपथपा कर कहती वज़ू करने चल पड़ी थी। सालिक ने मुस्कुरा कर अपने हाथ में मौजूद रिज़ल्ट शीट को देखा, फिर सर उठाकर किचन की तरफ देखा जहाँ इसकी नाराज़ मीनात इसके लिए चाय बना रही थी। अभी कुछ नहीं कहूँगा, जब तक मैं किसी काबिल नहीं हो जाता। चंद साल हैं, फिर अच्छी नौकरी मिलते ही मैं अपनी अम्मी के साथ तुम्हारा साथ हमेशा के लिए मांगने खाला के पास आऊँगा। मुझे यकीन है खाला कभी इनकार नहीं करेंगी, कभी भी नहीं। दिल ही दिल में इसे मुखातिब करते हुए सालिक किचन की तरफ बढ़ा और चाय बनाते मीनात का हाथ थाम कर इसके हाथ पर रिज़ल्ट शीट को सजा दिया। बहुत बुरे हो तुम। मीनात ने अपने हाथ का मुक्का बनाकर सालिक के कंधे पर रसीद किया और जल्दी से रिज़ल्ट पे नज़रें दौड़ाने लगी। वाओ, हर सब्जेक्ट में A+ ग्रेड। अब तुम जैसा जीनियस बंदा पूरे ख़ानदान में तो क्या हमारे पूरे मोहल्ले में नहीं है। क्या बात है भाई, सालिक इल्वी की। मीनात ने ज़रा तफ़ाखुर कहते हुए अपने होंठों को सुकेड़ा। तुमने भी अच्छे से पढ़ना है, कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। इसके सर पे हौले से चपत रसीद करते हुए सालिक ने कहा तो जवाब में मीनात ने ज़रूर ज़रूर कहकर अपने सर को ज़ोर से हिलाया था। हफीज़ अहमद के जाने के बाद जो तूफ़ान इसके घर के बाकी लोगों पे आया था वो कुछ देर के बाद थम तो गया था, लेकिन किसे खबर थी ये तूफ़ान इससे भी बड़े तूफ़ानों के आने का पेश ख़ीमा साबित होने वाला था। हादिया को जॉब करते हुए 3 साल होने वाले थे। सब कुछ ठीक था। मीनात अब ग्रेजुएशन कर रही थी और सालिक ग्रेजुएशन करके पिछले हफ्ते ये कंपनी के तवस्सुत से दुबई गया था। तहसीन बेगम बेवा बहन की तन्हाई के ख्याल से इन्हें अपने घर ले आई थी। हालांकि आसिया ने हंसकर कहा भी था वो क्यों इनके घर आए, बल्कि अपने घर में मौजूद इनकी अमानत को वो इनके हवाले कर दें। बहन की फरमाइश पर तहसीन बेगम धीरे से मुस्कुरा दी थी। मीनात तो तुम्हारी है, लेकिन मैं पहले हादिया के बारे में कोई फ़ैसला करना चाहती हूँ। वो इन दोनों से बड़ी है और इसका हक़ पहले बनता है। तहसीन बेगम ने मुदब्बराना अंदाज में कहा तो आसिया बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। आप ठीक कह रही हैं आपा। हादिया ने इस घर और हमारे लिए बहुत कुछ किया है। छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को अपने नातवा कांधों पे उठाया। हम तो बच्ची की मोहब्बत का हक़ अदा ही नहीं कर सकते। सालिक बज़िद था, ज़माना ज़्यादा ना सही, मंगनी की रस्म तो अदा कर दी जाए। लेकिन मैंने भी इससे यही कहा था, पहले हादिया, इसके बाद तुम्हारी और मीनात की बारी आएगी। बस अब तो अल्लाह जल्दी से हमारी हादिया का नसीब खोल दे। आसिया बेगम ने दोनों हाथ उठाकर कहा तो तहसीन बेगम ने जल्दी से आमीन कहा। यह नवंबर का आखिर था। बाहर छाई तारीकी ने हर शय को अपनी लपेट में ले रखा था और इस पर मुतज़ाद शाम से होने वाली मुसलसल बारिश ने मौसम एकदम ठंडा कर दिया था। मीनात भी बेफिक्री से अपने ऊपर लिहाफ ओढ़े सो रही थी।
करवट लेते हुए इसकी अचानक से आंख खुली तो कमरे की खिड़की खोले हादिया सहन में गिरते पानी के कतरों को देखकर जाने क्या सोचे जा रही थी। आपी, क्या हुआ? मीनात ने लिहाफ से निकल कर हादिया के कंधे पर हाथ रखते हुए दरियाफ्त किया। इसने अपने करीब खड़ी मीनात की तरफ देखा, नफ़ी में सर को हिला दिया। बता देना आपी, क्या हुआ है? मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, आप बहुत परेशान हैं, क्या हुआ है? मीनात ने कहते हुए इसके हाथ को थामा जो सर्दी की वजह से इंतहाई सर्द हो रहा था। उफ, आप तो इतनी ठंडी हो रही हैं, हटे यहाँ से, बीमार होना है। मीनात ने फिक्रमंदी से कहा, कहते हुए बाएं हाथ से खिड़की को बंद करना चाह। मत बंद करो, ये ठंडी हवा, ये बरसती बारिश मेरे अंदर जलते जवार भाटे को बुझाने के लिए काफ़ी है। सुकून मिल रहा है, सुकून मिल रहा है मीनात, बहुत सुकून। हादिया ने खोए हुए लहजे में कहकर अपने हाथ को खिड़की से बाहर निकाला। बारिश के कतरे इसकी शफाफ हथेली पर रक्स करते हुए गिरने लगे थे। आपी, मीनात को हादिया ठीक नहीं लग रही थी, खोई सी, बेचैन सी। आपी, क्या हुआ है? मीनात ने ज़बरदस्ती खिड़की को बंद किया और इसका बाजू थाम बिस्तर पर बिठाकर खुद इसके कदमों में बैठकर अपने दोनों हाथों को इसके घुटनों पर रखते हुए हादिया की नम आंखों में झांका। क्या हुआ है आपी? मीनात रुहान सी हुई थी। ऐसे लगता है मीनात, मेरी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी। मैंने फैसल के बारे में बताया था ना? हादिया की आंखें नमकीन पानियों से भर आई थी। हाँ बताया था, आपने कहा था वो जल्द अपने घर वालों के साथ हमारे घर आपका रिश्ता लेने के लिए आएंगे। वो अब कभी नहीं आएगा मीनात। आंखों से आंसू टूट कर गिरा और मीनात के हाथ पे आकर गिरा। क्यों? मीनात की आंखें और लहजे में हैरत भरी थी। इसे अब जाकर ख्याल आया, इसे मेरी जैसी लड़की नहीं चाहिए जो हर रोज़ हज़ारों मर्दों के बीच काम करती है, रेस्तोरां में आने वाले हर मर्द से मुस्कुराकर बात करती है। इसे तो कोई घरेलू बापर्दा लड़की चाहिए, मेरे जैसी लड़की। हादिया हर बात मुकम्मल किए बिना अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रो पड़ी थी। उन्होंने आपको ऐसा कहा? वो आपके साथ काम करते हैं, इन 3 सालों में वो आपको पहचान नहीं सके। उन्होंने आपके अंदर ऐसी कौन सी बुराई देखी जो आज वो आपको ऐसे कह रहे हैं? वो बदल गया है मीनात, बहुत बदल गया है। तुम्हें पता है ना, इसने क्या क्या जतन करके मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था, और अब वो अपनी इस मोहब्बत को अपनी बेवकूफ़ी गर्दानता है। वो कहता है मेरी सूरत देखकर बाकी सब भूल गया था, लेकिन अब इसे एहसास हो रहा है, सूरत हो या फिर मोहब्बत, इसके सहारे एक लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जब तक लड़की का किरदार ना देख लिया जाए। मैं ऐसी नहीं हूँ मीनात। मैं नौकरी ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैंने कभी वहाँ पर आने वालों, वहाँ पर मौजूद मर्दों से फालतू बात नहीं की। नौकरी करना मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं जानती हूँ एक औरत की निस्वानियत, इसका किरदार कितना कीमती बेशकीमत होता है। मैंने हमेशा ख़ुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन फैसल को जाने कौन सी गलत फहमी हुई है। वो ख़ुद मेरे किरदार की मजबूती का गवाह था, आज वही मेरे किरदार पर उंगली उठा रहा है। हादिया रो रही थी। नाकामी, मायूसी, शिकस्तगी ने इसके डिप्रेशन को कद्दावर जिन बना दिया था, जो किसी भी दम निकलने के लिए बेताब था। उस रात आसमान से बरसती बारिश और कमरे में मौजूद इन दोनों बहनों की आंखों से बरसती बरसात रात भर जारी रही थी। मैं फैसल भाई से खुद बात करूंगी, इन्हें समझाऊंगी। हादिया आप ऐसी नहीं है, इन्हें गलत फहमी हुई है। हादिया जो कुछ देर पहले बैठ के कोने में सिमट कर सोई थी, इसके ऊपर लिहाफ डालते मीनात ने दिल ही दिल में मुसम्मम इरादा किया था। लेकिन सुबह का सूरज एक और नई आजमाइश लेकर निकला था कि दुबई में मुकीम सालिक के एक्सीडेंट की खबर ने इन चारों ख़वातीन को हिला कर रख दिया था। आसिया बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। आप फिक्र मत करें खाला, मैं आपके वहाँ जाने का इंतज़ाम करती हूँ। शुक्र करें अपना पासपोर्ट बनवाने के साथ सालिक ने आपका भी पासपोर्ट बनवा दिया था। इरादा तो इसका ये था कि आपको उम्रे पे भेजेगा। किसे पता था ये पासपोर्ट आपको सबसे पहले इसी के पास ले जाएगा। मीनात खाला का पासपोर्ट लेकर आओ, हादिया ने रोती हुई मीनात से कहा, जो भाग कर अलमारी में से आसिया खाला का पासपोर्ट ले आई थी। मैं पता करती हूँ, जैसी इंतज़ाम होता है मैं इन्फॉर्म कर दूँगी। आप बस हौसला रखें। खाला के माथे पर बोसा देती वो अपने गम को भुलाए अपनों के गम को हल्का करने के लिए निकल खड़ी हुई थी। फिर इसी शाम वो वीज़ा खाला के हाथ में देती हुई मुस्कुरा दी थी। मैं अपने बेटे के पास जा सकती हूँ? आसिया खाला ने बेयकीनी से हादिया से पूछा, और इसके इस बात पर सर हिलाने पर कितनी ही दुआएं आसिया के लबों से निकली थीं। और जाने से पहले हादिया ने अपनी सारी जमा पूंजी, जो कि 3 लाख थी, खाला के हाथ में थमा दी थी। ये तो तुम्हारी शादी के लिए, ये नहीं लूँगी। आसिया खाला ने वापस
पैसे वापस हादिया के हाथ पर रखते हुए कहा, परदेश से खाला और फिर सालिक हॉस्पिटल में, वहाँ कौन सा कोई अपना बैठा है जो मदद करेगा, आप ये रख लें। सालिक ठीक हो जाएगा, मैं खुद ही बाद में इससे हिसाब किताब कर लूँगी, अभी आप जल्दी से चलें, हादिया ने हंसते हुए कहा। तो आसिया बेगम ने आगे बढ़कर इसके माथे पर बोसा दिया, इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामा। जाने हमारी कौन सी नेकी का सिला है हादिया, हर बार तो हमें सहारा देने के लिए अपने कंधे पेश कर देती है। तो देखना तुझे कितनी खुशियाँ मिलेंगी, इतनी कि ज़िंदगी का हर गम हर दुख भूल जाएगी। आसिया खाला इसे झोलियाँ भर भर के दुआएं देती हुई दुबई के लिए रवान सुधारी थी। इन्हें क्या खबर थी कि वो दोनों इस शख्स के औकब में चलते हुए इस लकड़ी के दरवाजे के करीब आकर रुके थे। दरवाज़ा खटखटा कर वो शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ। आए आए, वो इन दोनों को अंदर आने की दावत दे रहा था। आओ। लड़की झिझक रही थी कि लड़का इसका हाथ थाम कर घर के अंदर दाखिल हो गया। घर में दाखिल होते ही वो इसे दरवाजे के साथ ही अपने कमरे में ले आया था। बड़े से कमरे को 2 हिस्सों में मुनक़सम किया गया था। कमरे में 2 चारपाइयाँ बिछी थीं, उन पर सफ़ेद चादर बिछी थी। आप लोग बैठें, मैं आपके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करता हूँ। साफ़े से अपने चेहरे को साफ़ करते हुए खुदा बख्श ने इन्हें बैठने का इशारा किया। आप यही रुको बेटा, मैं अपनी घरवाली को भेजता हूँ। खुदा बख्श ने लड़की से कहा और लड़के को अपने साथ लेकर कमरे से निकल गया। अस्सलामुअलैकुम। लड़की के उकब से वो निस्वानी आवाज़ बुलंद हुई तो वो कुर्सी से उठकर कमरे में दाखिल होने वाली भारी भरकम वजूद की मालिक औरत को देखने लगी। वालेकुम अस्सलाम। लड़की ने इतनी आहिस्तगी से जवाब दिया कि औरत बमुश्किल सुन पाई। वो मंजूरे ने मुझे बताया परौहने आए हैं, तुम दोनों मियाँ बीवी हो। इसके सर पे हाथ फेरते हुए औरत ने इस्तफसार किया तो लड़की का सर खुद ब खुद इस बात में हिल गया। अच्छा हो मेरे साथ, आ जाओ। वो कहती हुई वापस पलटी तो लड़की भी अपने गिर्द चादर ठीक करती इसके उकब में चल पड़ी थी। बड़े सहन के 2 कोनों के आखिर में गुसल खाना था। वो फ्रेश होने के बाद बाहर आई तो वही औरत अपने हाथ में तौलिया लिए खड़ी थी। बहुत शुक्रिया, लड़की ने ममनूनियत से कहा और इसके हाथ से तौलिया लेकर अपना चेहरा साफ करने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? आवाज़ दाएं जानिब से आई थी। चेहरा साफ करते हाथ लम्हे भर के लिए रुके। मेरा नाम। वो अटकी थी। हाँ, तुम्हारा नाम। लड़की चलती हुई इसके करीब आई और अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। लड़की ने अपने हाथ में मौजूद तौलिया को इसके हाथ में दे दिया। बतूल, मेरा नाम बतूल है, वो कहकर मुस्कुराई थी। अच्छा, और मेरा नाम सबा है, वो कहकर खिलखिलाई थी। बतूल ने नासमझी से इस हंसती हुई लड़की की तरफ देखा। चल अच्छा बस कर, जल्दी से मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर, भूख लगी होगी। पास खड़ी औरत ने, जो गालबन इस लड़की की माँ थी, लड़की से कहा। अच्छा अम्मा, जाती हूँ। सबा ने मुँह बना कर कहा। बतूल की तरफ देखकर मुस्कुराई। जवाबन बतूल के लब भी मुस्कुराए थे। वो अपने सर पे दुपट्टे को ठीक करती किचन की तरफ बढ़ गई। देसी घी के पराठे के साथ चाटी की लस्सी और साथ में लहसुन टमाटर की चटनी, इन दोनों ने पेट भर कर खाना खाया था। नाश्ते के बाद वो दोनों सोने के लिए लेटे, फिर शाम ढलने के बाद ही उठे थे। बतूल जागने के बाद उठकर बाहर सहन में आई तो मुर्गियों को दड़बे में बंद करती सबा जल्दी से उठकर इसके करीब आई। हाय, कोई इतना सोना कैसे हो सकता है? वो हैरानगी से इसके गिर्द घूमते हुए इस्तफसार कर रही थी। बतूल झेंप कर अपने हाथों की मखरूती उंगलियों को मसलने लगी थी। अब इसमें इतना भी कुछ शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, इसने मोहब्बत से कहते हुए बतूल के गुलाबी गाल हौले से चुटकी भरी। वो इसके कच्चे घर की सेमत हसरत भरी नज़रों से देखने लगी थी। वो बेख्तियार अपनी जगह पर बैठी और पास पड़े तिनके से कच्ची मिट्टी पे कुछ लिखने लगी। काश मैं रूप की नहीं मुकद्दर की रानी होती, वो हसरत से बोली। सबा इसके पास बैठ गई। तो क्या आपके पास कुछ भी नहीं है? सबा इसके पास बैठती चली गई थी। मेरे पास इस रूप के सिवा कुछ भी नहीं है, और पता है, मैंने इस रूप को खुद ही मिट्टी में मिला दिया। इससे पहले कि वो बतूल से कोई बात करती या फिर से कुछ पूछती, कमरे की चौखट पर इसका सरापा नमूदार हुआ था। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो बतूल? उठो। इसने अपने हाथ से तहरीर मिटाती बतूल का बाजू थाम कर इसे खड़ा करना चाहा। यकयक स्याही माइल आसमान पे मगरिबी हिस्से से काले स्याह बादलों ने आसमान को अपने घेरे में ले लिया था। देखते ही देखते तेज आंधी ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया था। अरे अम्मा, जल्दी से बाहर आओ, सारियाँ सूखी मिर्चें ये हवा अपने साथ उड़ाए चली जा रही है। सबा ऊंची आवाज़ में बोलती सहन के बीच में पड़ी सूख मिर्चों को जल्दी जल्दी समेट कर बरामदे में पड़े तख्त पे रख रही थी।
तो कभी तार पे लटके सूखे कपड़ों को उतारने में हल्कान हुए जा रही थी। हैदर बतूल का बाजू पकड़े इसे कमरे में लाया। ये तुम क्या बातें कर रही थी इस लड़की के साथ? हैदर बिगड़ा था। हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ ठीक नहीं होगा, है ना? वो लबालब आंसुओं से भरी अपनी आंखों से हैदर के चेहरे को देखती से सवाल कर रही थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बाहर आसमान रो रहा था। इसके लब कप कपाए थे जैसे वो कोई फरियाद करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती वो बोल पड़ा था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। इसने अपने घुटने पर धरे इसके हाथ को अपने हाथ में लिया। मार दें, तुम्हारे साथ ना जाने से बहुत बेहतर है कि मैं मर जाऊं। वो कहकर मुस्कुराया था और इसकी मुस्कुराहट इसे गुस्सा दिला गई थी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, बिगड़ कर बोली। बात तो मेरी कभी तुम्हारी समझ में नहीं आई, उल्टा मुझे कह रही हो। इसने इसे घूरा। हम कहीं भी चले जाएं, वो हमें ढूंढ लेंगे। वो जैसे हर बाजी हार कर बोली थी। वो जब तक बदला नहीं लेगा सुकून से नहीं बैठेगा। पूरी दुनिया के सामने इसका मकरूह चेहरा बेनकाब हुआ है, ये इसका और इसके ख़ानदान के लिए। वो बात करते करते रुक गई थी। इसने एक बार फिर लफ्ज़ ख़ानदान को दोहराया और फिर तेज़ी से अपने सामान से कुछ ढूंढने लगी थी। कुछ ही देर में इसकी तलाश ख़त्म हो गई थी। मतलूबा चीज़ हाथ में लिए वो हैदर की सिमत पलटी। दोनों की नज़रें मिली। फिर कितने ही दिनों के बाद इन दोनों के लबों पर एक साथ मुस्कुराहट उभरी थी। वो अब अपने साथ बैठी बतूल के हिलते हुए होंठों की तरफ मुतवज्जा हुआ था। आगे क्या करना है, वो इससे इस्तफहामिया नज़रों से देख रही थी। दिन अजीब सी बेजारी लिए गुजर रहे थे और इन दिनों जाने क्यों तहसीन बेगम बोलाई बोलाई अपने छोटे से घर में फिरा करती थी। मिनात अपने पेपरों की तैयारी में मसरूफ़ थी, लेकिन जाने क्यों इसका दिल पढ़ाई से उचाट होने लगा था। इस दिन भी वो किताब खोले पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी जब इसके फ़ोन पर सालिक की कॉल आई थी। मिनात ने किताब बंद की और फ़ोन अपने कान से लगा लिया। कुछ भी बुरा मत कहना, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो फजूल भी मत बोलना, वो नाक भूं चढ़ा कर बोली। तो सालिक धीरे से हंस पड़ा। मैं मजाक नहीं कर रही। वो नाराज़ हुई। अच्छा सुनो, ये हादिया आप ही कहाँ है? मैं सुबह से इन्हें कॉल कर रहा हूँ, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। खैर तो है? सालिक का लहजा तफ्तीश ज़्यादा था। हादिया आप ही? मिनात ने आहिस्तगी से कहा और गायब दिमागी से अपनी नोटबुक पर अपना नाम लिखने लगी। अपना नाम लिखने के बाद इसने हादिया का नाम लिखा, फिर इसके नाम को देखने लगी। सालिक, हादिया आप ही को जाने क्या हुआ है? वो खोई खोई सी रहती हैं। जब से फैसल भाई की शादी और आप ही की जॉब छोटी है, तब से तो जैसे हंसना ही भूल गई हैं। हालांकि मैं और अम्मी ने बहलाने की कितनी ही कोशिश करते हैं, लेकिन मिनात का लहजा भरा आया था। जॉब चले जाने पर इतनी अफसरदगी क्यों? जॉब ही थी ना, ढूंढने से और मिल जाएगी। और वैसे भी मैंने सोच लिया है, मेरी टांग ठीक हो जाएगी तो मैं। इससे पहले कि सालिक अपनी बात मुकम्मल करता, नीचे से तहसीन बेगम की घबराई हुई आवाज़ मिनात के कानों से टकराई थी। मिनात, मिनात। वो बिना रुके से आवाज़ें दिए जा रही थी। मिनात ने घबरा कर फ़ोन बंद किया और भागती नीचे आई थी, जहाँ तहसीन बेगम अपने सीने पर हाथ रखे झुकती चली जा रही थी। हाय मेरी बच्ची को जाने क्या हो गया, देखो हादिया को क्या हुआ। तहसीन बेगम हादिया के कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोल रही थी। मिनात माँ को वहीं सहन में छोड़कर हादिया के कमरे की तरफ भागी, जहाँ हादिया बेड पर चित लेटी लंबे लंबे सांस ले रही थी। आपी, आपी। हादिया के करीब आते हुए इसके चेहरे को थपथपाने लगी, लेकिन हादिया की आंखें बंद हुई जा रही थी। मिनात घबरा कर गेट खोलकर अपने पड़ोसियों से मदद मांगने दौड़ी। कुछ ही देर में मोहल्ले वालों की मदद से हादिया को अस्पताल ले जाने में कामयाब हो गई थी। मिनात ने सुना तो जैसे गिरने के अंदाज में आईसीयू के बाहर पड़े बेंच पर बैठ गई थी। तहसीन बेगम तो इस सुनते ही मुंह पे दुपट्टा रख कर फोट फोट कर रो पड़ी थी। अम्मी, आप ही ने ऐसा क्यों किया? मिनात ने माँ के बाजू को हिलाकर तहसीन बेगम से इस्तफसार किया। वो बेचारी क्या बोलती, वो तो खुद हैरान परेशान रह गई थी कि हादिया ने ऐसा क्यों किया। उनके पास जवाब के बजाय बस आंसू थे। मिनात कौन है? आईसीयू का दरवाज़ा खोलकर पूछा गया था। मैं हूँ। मिनात अपनी जगह से लरसती टांगों के साथ बमुश्किल खड़ी हुई थी। पेशेंट आपसे बात करना चाहते हैं, जल्दी से आ जाएं। नर्स कहकर वापस आईसीयू में जा चुकी थी। मिनात तेज़ी से इसके औकब में लपकी। आप मिनात हैं? डॉक्टर ने इसे आते हुए देखकर सवाल किया। मिनात मुँह से कुछ बोलने के बजाय इस बात में सर हिलाकर आंखों से छलकने वाले आंसुओं को पलके झपक कर अपने अंदर उतारने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। आए, इनसे बात करें। डॉक्टर ने हादिया के करीब से हटते हुए मिनात को आगे आने को कहा और ख़ुद पलट कर नर्स से बात करने में मसरूफ़ हो गए। आपी,
मीनात ने इसे पुकारा था। इसकी पुकार में इतनी तड़प थी कि हादिया ने अपनी कपकपाती हुई बाहम पेवस्त हुई पलकों को मुश्किल से खोला और अपनी आंखों की पुतलियों में मीनात का अक्स चुराए हुए थी। नमकीन पानी का कतरा इसकी आंख से जुदा होकर हादिया की कनपटी से होता हुआ बालों में गुम हुआ था। आपी। मीनात तड़प कर इसके करीब हुई और इसके बाएं हाथ को अपने हाथ में लिया। आई एम सॉरी, हमने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था। डॉक्टर अंसारी के लफ्ज़ थे या पिघला हुआ सीसा जो मीनात के समातों पर उंडेला गया था। क़यामत और क्या होती है, पैरों तले ज़मीन का खिसक जाना और किसे कहते हैं। वो लड़खड़ाई थी। वो कब से माँ की बुलंद होती चीखों ने इसे संभलने पर मजबूर कर दिया। बेटी की मौत का गम तहसीन बेगम बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। सीने पर हाथ रखे एक जानिब लड़खड़ाई थी और वहीं गिर कर दम तोड़ गई थी। मीनात जो पलटकर डॉक्टर अंसारी को पुकार रही थी, अब पथराई हुई नज़रों से माँ की तरफ देख रही थी। डॉक्टर अंसारी की एक बार फिर की गई कोशिश भी नाकाम ठहरी थी। तहसीन बेगम का दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ था। मीनात पत्थर की बनी अपनी माँ की बंद आँखों की तरफ हैरत से देख रही थी। जब किसी ने इसके सर पे हाथ रखकर अपने सीने से लगाने की कोशिश की थी, इससे ज़्यादा सदमा बर्दाश्त करने की इसमें हिम्मत नहीं थी। वो चकरा कर हॉस्पिटल के ठंडे फर्श पर गिरी और बेहोश हो गई थी। बतूल ने फ़ोन ऑन किया और जल्दी से कॉल लिस्ट निकालने के लिए जैसे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन टच किया, खाली कॉन्टैक्ट लिस्ट इसका मुंह चिढ़ा रही थी। तुमने मेरे फ़ोन से सिम निकाल कर फेंक दी थी। याद आने पर बतूल रूहानसी होकर हैदर की तरफ देखने लगी थी। तो क्या तुमने सारे फ़ोन नंबर सिम में सेव किए हुए थे? हैदर ने कहते हुए इसके हाथ से फ़ोन झपटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट को सर्च करने लगा, जहाँ एक भी फ़ोन नंबर सेव नहीं था। तुमने फ़ोन में नंबर क्यों नहीं सेव किए थे? मैंने तो व्हाट्सएप का सारा डेटा रिमूव करके व्हाट्सएप डिलीट कर दिया था। जुगनू, उम्मीद का जुगनू जो ज़रा सी देर के लिए चमका था, बुझ गया था। आंखें फिर से नमकीन पानी से भरने लगी थी। अच्छा तुम फिक्र मत करो, जो होगा देखा जाएगा। जानी बारिश कब रुकेगी? लगता है साल भर की बारिश आज ही बरसेगी। हैदर ने सर उठाकर खुले दरवाजे से बाहर गिरती बारिश को देखते हुए कहा था। इससे पहले कि मज़ीद कोई बात करता, बिजली बंद हो गई थी। लाइट जाने से हर सो घुप अंधेरा छा गया था। हैदर, वो सरसराती हुई आवाज़ में से पुकार रही थी। मैं यहीं हूँ, हैदर ने कहते हुए बतूल के हाथ को अपने हाथ में लिया। इतने में खुदा बख्श सर पे छाता ताने हाथ में लालटेन लिए उनके कमरे के बाहर आन रुका था। ये ले लें, अब की गई लाइट जाने कब वापस आएगी? खुदा बख्श ने कहते हुए लालटेन को अंदर की सिम बढ़ाया। हैदर ने जल्दी से उठकर खुदा बख्श के हाथ से लालटेन को थाम लिया। बहुत शुक्रिया, हैदर ने ममनूनियत भरे लहजे में कहा। शुक्रिया कहकर हमें शर्मिंदा मत करो शहरी बाबू। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह की रहमत आपकी सूरत हमारे घर आई है। खुदा बख्श के लहजे में खुलूस था। हैदर ने एक बार फिर इसका शुक्रिया अदा किया और पलट कर लालटेन को मेज़ के दरमियान रख दिया। बिजली को गए 2 घंटे हो चुके थे। इन 2 घंटों में उन्होंने खाना खाया था। बारिश 1 मिनट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो दोनों खामोश थे। बैठे बैठे हैदर को ऊँघ सी आई थी, तो वो अपने सर पर बाजू रखे बिस्तर पर लेट गया था। लालटेन की जलती लौ पे नज़रें जमाए मुसलसल कुछ सोचे जा रही थी कि जब इसका हिलता हुआ वजूद साकित हुआ था, वो रुकी थी और अपने तकिए के पास पड़े फ़ोन को उठाकर इसे ऑन किया। फिर वो मैसेज की सेटिंग में गई। वहाँ ब्लॉक नंबर से आए हुए मैसेज मौजूद थे। वो मैसेज जो भी पढ़े नहीं थे। अनजान नंबर से आने वाले मैसेजेस कौन पढ़ता है? 5-6 ब्लॉक शुदा नंबर्स के मैसेज में इसका मैसेज भी था। एक सादा क्वेश्चन मार्क वाला मैसेज इसके नज़रों के ऐन सामने था। इसने स्क्रीन पर नज़र आते मैसेज नंबर को देखा। हाँ, ये वही नंबर था जिसकी इन्हें तलाश थी। हैदर, हैदर, वो जोश से कहते हुए उठी। सोए हुए हैदर को झंझोड़ा। मुझे नंबर मिल गया, देखो मुझे इसका नंबर मिल गया। इसकी लरसती आवाज़ पे सोए हैदर के सारे हवास बेदार हुए थे। इसने बतूल के हाथ से फ़ोन लिया और इस नंबर को पढ़ने लगा। तुमने फ़ोन रीसेट नहीं किया, इसीलिए मेरे पास ये मैसेज सेव थे। इसकी आवाज़ खुशी से कपकपा रही थी। खुद की जान से कहीं ज़्यादा तो इसे अपने सामने बैठे शख्स की परवाह थी। सामने बैठे शख्स को अपने सामने खड़ी इस लड़की के सिवा किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो धीरे से मुस्कुराया। फिर वो दोनों मुस्कुराते चले गए थे। वक्त का काम तो गुजरना था। कल ही तो इन दोनों का 40वां हुआ था। सालिक खामोश बैठी मीनात के पास आकर बैठा था। वो सर उठाए जाने नीले आसमान की वसतों में क्या तलाश कर रही थी। मीनात,
सालिक ने इसे पुकारा। इसके अंदाज में रत्ती भर भी कोई फ़र्क नहीं आया था। मिनात, सालिक ने इसे पुकारने के साथ साथ इसके कंधे पर हाथ रखा। इसने अपनी नज़रों का जाविया बदला और गायब दिमागी से सालिक को देखने लगी थी। इसकी टांग अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई थी। वो स्टिक का सहारा लेकर चल रहा था। जो भी हुआ, सालिक ने कहना चाहा, नहीं होना चाहिए था। मिनात बुड़बुड़ाई थी। हाँ, नहीं होना चाहिए था। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, और जब इसकी मर्ज़ी होती है मिनात, हम कुछ नहीं कर सकते। लाख रोएं, सर पीटें, चिल्लाते रहें, कुछ नहीं बदलता। वो इसे समझा रहा था। वो बहुत हौसलामंद थी। तो फिर क्यों सालिक? मिनात का लहजा और आंखें दोनों ही भर आए थे। इससे पहले कि सालिक उसे कोई जवाब देता, वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रो पड़ी थी। तुम्हारे रोने से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है मिनात, सालिक ने कहकर सख्ती से अपने दांतों को निचले दांतों पर जमाया। भूलना आसान नहीं, नुकसान भी छोटा नहीं है, लेकिन ज़्यादा ना सही, थोड़ा ही मेरा ख्याल कर लो। तुम्हें यूँ देखता हूँ खुद पर गुस्सा आता है, दर्द होता है मिनात, बहुत दर्द। कहते हुए सालिक ने इसके चेहरे से आंसुओं को साफ किया था। अगले लम्हे मिनात इसके गले लगकर चीख चीख कर रो पड़ी थी। इसके सर पर हाथ फेरते हुए सालिक ने इसे रोने दिया था। जनाजों के बाद वो आज रोई थी। आसिया बेगम अपनी आंखों को दुपट्टे से साफ करती इसके लिए पानी ले आई थी। मुश्किल से चंद घूंट पीने के बाद उठकर अपने कमरे में आ गई थी। कितनी देर वो दरवाजे पे खड़ी अपने और हादिया के मुश्तरका कमरे को देखती रही थी। कोने में पड़े मेज़ के करीब आकर इसने अपनी उंगलियों को इसकी सतह पे फेरा था। हाथ फेरते मेज़ के पास पड़ी बड़ी कुर्सी पे आ बैठी थी। दफ़्फ़तन इसका हाथ मेज़ पे मौजूद दराज की चाबी से टकराया था। ये दराज हादिया की थी। मिनात की भीगी आंखें और नम हुई। मेकान की अंदाज में इसने चाबी को दराज में घुमाया। टिक की आवाज़ के साथ लॉक खुल चुका था। मिनात ने यूं ही गायब दिमागी से दराज को खोला और इसमें पड़ी काले रंग की डायरी को निकाल कर मेज़ पर रख दिया। चंद तस्वीरें थी, आईडी कार्ड था, चंद रसीदें थीं। मिनात ने चीज़ों को उलट पुलट कर देखा। फिर जैसे इस काले रंग की डायरी को वापस दराज में रखने लगी थी, इसमें मौजूद पेंसिल निकल कर इसके कदमों में आ गिरी थी। मिनात ने झुककर पेंसिल उठाई और अपनी नज़रों के सामने कर ली। इसे याद आया था अपनी मौत से कुछ देर पहले हादिया इसमें कुछ लिख रही थी। इसे लिखता देखकर ही मिनात इसे डिस्टर्ब करने के ख्याल से ऊपर छत पे गई थी। आप ही क्या लिख रही थी? मिनात ने सोचते हुए इस डायरी को खोल लिया था। और फिर हम कब फ़ोन करेंगे? वो बेताबी से पूछ रही थी। अभी नहीं, सुबह। सुबह क्यों? अभी क्यों नहीं? वो बेसब्री हुई थी। अभी कहाँ से फ़ोन करेंगे? हैदर ने इसकी तरफ इस्तफहामिया नज़रों से देखा। इससे पहले कि बतूल कोई जवाब देती, उनके दरवाजे को खटखटा कर सबा चाय के 2 कप लिए कमरे में दाखिल हुई थी। वो अब्बा ने कहा था शहरी लोग खाने के बाद चाय ज़रूर पीते हैं, तो इसलिए मैं इन दोनों को अपनी तरफ देखता पाकर सबा ने घबराए हुए लहजे में कहा था, सबा तुम्हारे पास फ़ोन है? बतूल बेकरारी से सवाल करती इसके करीब आई। मेरे पास तो नहीं। हाँ, अब्बा के पास है। चाय टेबल पर रखती सबा ने सादगी से कहा, अपने अब्बा से फ़ोन ला दो, हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरा मतलब है कॉल करनी है। बतूल ने इसकी मिन्नत की थी। वो इस बात में सर हिलाकर पलट गई और चंद मिनटों के बाद फ़ोन लाकर बतूल के हाथ में थमाया। अब्बा कह रहा है हम गरीब लोग हैं, हमारी इस मेहमान नवाजी की सज़ा मौत देकर न जाना, कभी हम कहीं फंस जाएं। सबा ने बाप का पैगाम मन्नोआन दोनों को सुनाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपने घर वालों से बात करनी है, वो हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। फ़ोन तो है हमारे पास, लेकिन चार्ज नहीं है। लाइट भी जाने कब आएगी? बतूल ने जल्दी से कहा तो सबा इस बात में सर हिलाती वापस पलट गई थी। बतूल ने अपने हाथ में पकड़ा फ़ोन हैदर की तरफ बढ़ा दिया। हैदर ने इसकी हथेली पे धरा फ़ोन उठाया और अपने दूसरे हाथ में मौजूद फ़ोन से नंबर डायल करके वापस बतूल की तरफ बढ़ाया। बेल जा रही थी। इसकी धड़कन तेज़ हुई थी। 1, 2, 3, चौथी बेल पर इसका फ़ोन उठा लिया गया था। हेलो, अहमद स्पीकिंग। दूसरे सिम से आवाज़ इसके समातों से टकराई थी। मैं बोल रही हूँ, मिनात बतूल, हादिया की बहन, इसने डरते डरते कहा और दूसरे सिम बैठा अहमद अपनी जगह से उठकर खड़ा हो चुका था। वो बोल रही थी, इसे बता रही थी, इससे मदद मांग रही थी। तो वो तुम थी जिसने मुश्ताक रंधावा को यूं सरेआम जलील और रुसवा कर दिया था। मुंतखब अवाम का नुमाइंदा मुश्ताक रंधावा को तुमने मुँह छुपाने की जगह भी नहीं दी। अहमद के लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उभरी थी। तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, ये मेरा तुमसे वादा है। अपना एड्रेस बताओ, इस वक्त कहाँ हो?
मिनात ने फ़ोन अपने कान से हटाकर सालिक की तरफ बढ़ा दिया था। एड्रेस पूछ रहे हैं। सालिक ने इसके हाथ से फ़ोन लिया और अहमद को एड्रेस लिखवा दिया था। इन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा, फिर एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए अपनी अपनी चारपाई पर लेट चुके थे। जाने कल का सूरज इनके लिए कोई अच्छी खबर लाने वाला था या फिर सुबह होने वाली रोशनी उनकी ज़िंदगी को मौत के गहरे कुएं में धकेलने वाली थी, इसकी खबर अभी इन दोनों को नहीं थी। गम रोज़गार हो या फिर गम मोहब्बत, ये दोनों ही ज़िंदगी के असल गम हैं और इन्हीं दो गमों के बीच पेंडोलम की मानिंद घूम रही हूँ। ज़िंदगी के सफ़र में वो दिन तो बहुत कम रहे थे जब दिल हर सोच, हर गम के कैद से आज़ाद हो रहा हो। गम रोज़गार के बाद गम आशिकी भी वो दास्तान अलम है जिसके अक़ब में सरपट भागी थी। तितली की मानिंद डाल डाल घूमने वाली हादिया फैसल नाम के सुर्ख गुलाब की दीवानी बन बैठी थी। दिल इसकी मोहब्बत के लिए पहली बार धड़का था और इसके इजहार पर आज तक महवे रक्स है। मैं खुश थी, बहुत खुश थी, मुतमईन भी थी। सब ठीक हो जाने का सोचकर और भी खुश रहती थी। लेकिन मुझे क्या खबर थी मेरी ये खुशी इस आर्जी दुनिया में पानी के बुलबुले की मानिंद होगी। इस 5 स्टार होटल की नौकरी ने अगर मुझे गमे रोज़गार से निजात दिलाई थी तो हयात की तमाम तर थकन को भी मेरे कंधों पे ला छोड़ा था। लोगों की असलियत का बोझ मुझे ज़मीन में धंसा रहा है। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो मुझे तब समझ में आया जब मैं अपना सब कुछ हार गई थी। हाँ, मुश्ताक रंधावा ने मुझे आसमान की बुलंदियों से ज़मीन की गहराइयों में यूँ औंधे मुँह गिराया है कि मेरा वजूद किरची किरची होकर अनगिनत टुकड़ों में तकसीम हो गया। वो होटल अपने वफ्द के साथ मीटिंग करने आया था और मुझे इसकी मेज़बानी के लिए भेजा गया था। वो एक मुलाकात मेरी बर्बादी के पहले दिन की शुरुआत थी, ऐसी शुरुआत जिसने मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम करने की ठान ली थी। मिनात ने डायरी के सफ़ा को पलटा। वो मेरी तारीफ़ कर रहा था। वो कह रहा था मैं बहुत हसीन हूँ। मैंने उलझन ज़दा नज़रों से मुश्ताक रंधावा की तरफ देखा था। भारी भरकम जस्सा के साथ तकरीबन 60-65 साल का अधेड़ उम्र शख्स था, लेकिन अपने इलाके का मुअज़्ज़ज़ सियासी लीडर था। इलाके में इसका अच्छा खासा रौब था। इसका कहीं भी आना होटल की इंतज़ामिया के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं होता और ये एजाज़ तीसरी बार हमारे होटल के हिस्से में आया। इस रोज़ वहाँ 2 दिन के लिए आया और इन 2 दिनों में इसे बेहतरीन सर्विस देने की जिम्मेदारी मेरी थी। वो खुश था, इतना खुश कि जाने से पहले अपना पर्सनल फ़ोन नंबर मुझे थमा गया था, ये कह करके कि किसी चीज़ या मदद की ज़रूरत हुई मैं इससे रब्ता कर सकती हूँ। इसके जाने के अगले दिन ही की तो बात थी जब नर्म लहजे में बात करने वाला फैसल उखड़ कर बोलने लगा। मुझे देखकर इसकी आंखों में उभरने वाली चमक जाने कहाँ खो गई थी। मैंने इससे बात की तो इसने मुझे बुरी तरह धुतकार दिया, इतनी बुरी तरह कि मैं अपने पूरे कद से ज़मीन पे गिरी थी। एक बार बता तो दो तुम्हें क्या हुआ है। मैं बेख्तियार रो पड़ी थी। फिर जब इसने बोलना शुरू किया मैं रोना भूल कर बस इसे ही देखते जा रही थी। मैं तुम जैसी लड़की से नहीं, अस्मा से शादी करूँगा। इसने अपनी कज़न का नाम लिया था। इसने इस बात पे अमल भी कर लिया था। हाँ, इसने मुझे छोड़कर अस्मा से शादी कर ली थी और मैं अभी इस सदमे से पूरी तरह निकली भी नहीं थी कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन क्यों? हैरत से मेरी ज़ुबान गुंग थी। फिर भी अपनी तमाम तर हिम्मत को मुज्तमा करके मैंने सर से दरियाफ्त किया, हम फिल वक्त इतने वर्कर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। होटल लॉस में जा रहा है। वो झूठ बोल रहे थे, मुझे अपने होटल की नौकरी से निकाल रहे थे और इस दिन मैं रोती हुई उनके होटल से निकल भी आई थी। फैसल की जुदाई और नौकरी छूट जाने का सदमा इतना था कि मैं ज़हनी तौर पर ख़ुद को मजबूत बनकर खड़ा नहीं कर पा रही थी। फिर 2 माह गुजरने के बाद भी इसी जगह हूँ जहाँ उस दिन नौकरी छोड़ कर आई थी। गम पाले जा सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी को पालने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। फिर मैं अकेली कब हूँ? अम्मी है, मिनात है, उनकी ज़िम्मेदारी मेरी है। तो फिर मैं बिना नौकरी के कैसे बंद कमरे में बैठकर रो सकती हूँ? मुझे उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए ना सही लेकिन अपनों के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यूँ मैंने अपनी दराज में रखे मुश्ताक रंधावा के पर्सनल फ़ोन नंबर वाली चिट को निकाला और इसका नंबर डायल कर दिया। मैं नहीं जानती थी मैं इससे मदद नहीं, अपनी बदबख्ती मांग रही हूँ। फ़ोन उठा लिया गया था। फिर इसने मुझे अपने दफ्तर आने का कहा था और मैं अगले दिन ही इसके दफ्तर चली गई थी जहाँ मुझे वो मिला था। मुश्ताक रंधावा के कमरे से निकलते ही वो तेज़ी से मुझसे टकराया था। ओह सॉरी कह कर इसने मेरी तरफ देखा, फिर 27 अंदाज में अपने लबों को सुकेड़ लिया था। हाय, मैं अहमद, और आप? इसने कहकर इश्तियाक भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा।
मेरे मुंह के जाविये बिगड़े थे इससे पहले कि वो मुझसे मज़ीद कोई बात करता। मुश्ताक रंधावा के पिए ने मुझे दफ्तर जाने का इशारा कर दिया था और मैं अपने सर को झटकती मुश्ताक रंधावा के कमरे की सिमत बढ़ गई थी जहाँ इसने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया था। वो दोनों ज़रा सी देर के लिए सोए थे। रात भर होने वाली बारिश जाने कब रुकी थी। जिस वक्त वो दोनों सोकर उठे थे खुदा बख्श ने इन्हें किसी के आने की खबर दी। मिनात ने घबराकर साली की तरफ देखा जिसने आंखों ही आंखों में इसे तसल्ली दी बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बड़ी सी काले रंग की गाड़ी के बोनट से टेक लगाए वो इनका मुंतज़िर था। इसकी गाड़ी के उक्कब में मौजूद गाड़ी में 4 बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। इन दोनों का आता देखकर अहमद सीधा खड़ा हुआ था। बहुत शुक्रिया, आपने मुश्किल के वक्त हमारी मदद की। वो खुदा बख्श को कह रहा था जो हैरानी से कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख रहा था तो कभी गार्ड्स को। बहुत से सवाल सादा लोग खुदा बख्श के लबों पे फड़फड़ा रहे थे जिनको लबों से अदा करने की हिम्मत खुदा बख्श में नहीं थी। इसने ड्राइवर को चलने का इशारा किया था। इसका इशारा मिलते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। गाड़ी से उतरते अहमद ने जैसी सुर्ख ईंटों से बनी रविश पे कदम रखा था मिनाज जल्दी से गाड़ी से उतरकर इसके सामने आई थी। सब मैंने किया है, सालिक का इसमें कोई कसूर नहीं सिवाय इसके कि वो मुझे बचाना चाहता था। अगर मारना ज़रूरी है तो मुझे मार लेना, लेकिन प्लीज़ सालिक को कुछ मत कहना। वो अपने हाथ में पकड़ी इस काले रंग की डायरी को चादर के पीछे छुपाते हुए कह रही थी। ये सालिक ही तो था जिसने हादिया और इन जैसी कितनी मज़लूम लड़कियों के सच को आया करने में बेखौफ व ख़तर मिनात का साथ दिया था। इसका साथी मुहाफिज बनकर हर कदम पर इसके हमरा था, वरना मुश्ताक रंधावा के नुमाइंदे इन्हें खा जाते। अहमद ने कुछ भी कहे बिना इस डायरी को देखा जिसे वो पूरे रास्ते बार बार पढ़ता आया था। हकीकत तल्ख थी, कड़वी थी। काश वो एक बार इससे बात करती तो शायद यूँ ना होता। अहमद ने कर्ब से सोचा, फिर अगले ही लम्हे वो इसका हाथ थाम कर फार्म हाउस के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। सालिक इन दोनों के उकब में लपका था। दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ खुला था। डिनर करता मुश्ताक रंधावा गज़बनाक होकर अपनी गर्दन को घुमाई दरवाजे की सिम देख रहा था, लेकिन अहमद को देखते ही लम्हे भर के लिए जो गुस्सा ठंडा हुआ था वो इसके साथ काली चादर में मलबूस मिनात को देखते ही ऊद कर आया था। तुम, इसने हाथ में पकड़ा चम्मच ज़ोर से टेबल पर गिराया और चील की तेज़ी से मिनात की तरफ पलटा था। अहमद अगर तेज़ी से मिनात को अपने पीछे ना छुपाता तो कुछ बैद नहीं था मुश्ताक रंधावा इसकी नाजुक गर्दन को लम्हों में मरोड़ के रख देता। बस करें, अब तो बस करें। अहमद रंधावा ने अपने बाप के सीने पर हाथ रखते हुए इसे पीछे करते हुए कहा। बस करूं? मैं बस करूं? ये छटांग भर की लड़की पूरी दुनिया मुझे रुसवा करवा गई। मेरी बेडरूम की वीडियो को यूं सरेआम। तो क्या वो झूठ था? मासूम लड़कियों को नौकरी दिलवाने के बहाने आप इन्हें अपने दफ्तर इस फार्म हाउस में नहीं लाते थे। मासूम लड़कियों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर उनकी इज्जत को तार तार नहीं करते थे। झूठ मत बोलिएगा मुश्ताक रंधावा। हादिया के साथ आपने जो किया वो इस डायरी में लिखा हुआ है। अहमद ने पलटकर अपने उकब में खड़ी मिनात के हाथ से डायरी छीनते हुए इसे मुश्ताक रंधावा की नज़रों के सामने लहराया। झूठ है सब। मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, किसी की इज्जत को ख़राब नहीं किया। और तुम बेटा, तुम इन छोटे घर की झूठी और मक्कार लड़कियों को नहीं जानते। ये इनके मासूम खूबसूरत चेहरों के पीछे मक्कारी को तुम नहीं जानते। ये तो, अगर वो इतनी मक्कार झूठी होती और ऐसी होती तो मुझ में क्या कमी थी? मेरी पसंदीदगी को इसने कैश क्यों नहीं करवाया? मैंने जब भी रब्ता करने की कोशिश की इसने मेरी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। इसीलिए तो मैंने इसकी दोस्त निदा से मिनात का नंबर लेकर इससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो बेचारी किस अजाब से गुजर रही है। औरत की इज़्ज़त करना, इसकी इज़्ज़त समझना, इसकी माँ ने इसे सिखाया था और मेरा बाप अहमद ने अपनी आँखों की नमी अपने हथेली की पुष्ट से साफ़ की थी। हिम्मत सिर्फ इन 4 लड़कियों ने की जिन्होंने आपके जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ अपने माशरे, अपने घर वालों के सामने तक डट कर खड़े होने का फ़ैसला किया। हैरत तो मुझे ये है कि आप कैसे खड़े हैं, अभी तक डट कर झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप मीडिया एंकर पर्सन अपने हल्के के लोगों को कहकर यकीन दिलवा सकते हैं कि वीडियोस फेक हैं, आपके मुखालफिन की साजिश है, आपके ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा है। लेकिन हकीकत तो आप जानते हैं कि वो वीडियोस फेक नहीं हैं। फैसल को आपने धमकियां देकर हादिया से अलग करवाया था। आपने इसे कहा था कि वो इसे इतना जलील करे कि वह ज़हनी तौर पर टूट जाए।
फिर आपने हादिया को नौकरी से निकलवाया था ताकि वो माशी तौर पर इतना तंग हो जाए कि आप जैसे महान इंसान के पास चली आए। रोती सिसकती लड़कियों को देखकर कभी तरस नहीं आया, कभी रहम नहीं आया। वो अब रो रहा था और जवान बेटे को यूँ रोता देखकर मुश्ताक रंधावा के दिल को जैसे किसी ने आरी से काट डाला था। शर्मिंदा होने के बजाय, माफ़ी मांगने के बजाय आपने मीनात को मरवाने के लिए अपने बंदों को इसके पीछे लगा दिया था, क्योंकि इसने आपको एक्सपोज किया था। यहाँ आपकी हुकूमत है, वहाँ कैसे हिसाब देंगे, कभी सोचा है आपने? वो ज़रा रुका। ये मेरी बहन है। इसने रोती मीनात का बाजू थाम कर मुश्ताक रंधावा के सामने किया था। मैं हादिया को आपसे नहीं बचा सका, लेकिन इसको और साली को कुछ नहीं होने दूंगा। मुश्ताक रंधावा, जिसके कहर से एक दुनिया डरती थी, अपने इकलौते बेटे के सामने मिट्टी का माधु साबित हुआ था। मीनात पूरे 2 साल बाद सुर्खरू हुई थी। इसने पलट कर साली की तरफ देखा, जिसने अपना हाथ इसकी सिमत बढ़ा रखा था। मीनात ने इन 2 सालों में पहली बार सुकून भरी मुस्कुराहट को अपने लबों पे सजाकर साली का हाथ थाम कर इस फार्म हाउस, इस दुनिया से निकलकर अपनी छोटी सी दुनिया में लौट आई थी, जहाँ अपने घर में खाला उनकी मुंतज़िर थीं। रिक्शा वाले को पैसे देकर वो दोनों धीरे धीरे चलते हुए शहर खामोशा में दाखिल हुए थे। रास्ते में आते पैरों तले चुरमुराते पत्तों पे पाँव रखते वो दोनों वहाँ चले आए थे, जहाँ मिट्टी का कफन ओढ़े उनके अपने अब्दी नींद सो रहे थे। मीनात हादिया की कब्र पे बैठी, आंसू इसकी आंखों से रवां थे। सालिक ने फातिया के लिए अपने दोनों हाथों को उठा दिया था। वो तहसीन बेगम और हफीज़ अहमद की कब्रों पे भी फातिहा पढ़ आया था। तभी मीनात हादिया की कब्र पर सर रखे रोने में मसरूफ़ थी। जब सालिक ने अपने बंद लबों को खोला था, आपकी बहन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपके जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझसे तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, मेरी कोई बात भी नहीं मानती, वो शिकायतें कर रहा था। मीनात ने हादिया की कब्र से सर उठाकर साली की तरफ देखा। तुम आप ही से मेरी शिकायत लगा रहे हो? पुरानी वाली मीनात कहीं फिर से उभरी थी। जाओ कुट्टी। मीनात ने इसके बाजू पे हाथ रखते हुए कहा, खोने की बात मत करो मीनात, बहुत कुछ खो दिया है हमने, इतना कुछ कि अब मज़ीद कुछ भी खोने का हौसला नहीं है हमें। मैंने फ़ैसला कर लिया है, तुम्हारे घर को हम किराए पर देकर इससे आने वाले पैसों को हादिया आपी के नाम से LRBT जमा करवा दिया करेंगे, और अपने घर को मैं सेल करके हम इस शहर से, यहाँ से, लोगों से कहीं दूर जा बसेंगे। मैं, तुम और अम्मी। हमारी छोटी सी दुनिया होगी जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वो हादिया की कब्र पे नज़रें जमाए हुए कह रहा था। मैं भी यही चाहती हूँ सालिक हैदर। इसने अपना सर सालिक के बाजों पे रखा था। हमारी ज़िंदगियों पे छाई ख़िज़ां का रुख़्ते सफ़र करीब है। नई खुशियाँ हमारा इस्तकबाल करने के लिए बेताब हैं। आओ हम इन नई खुशियों भरी सातों की दस्तक सुन लें। वो कह रहा था। मीनात ने सर उठाकर सालिक की भूरी आंखों में देखा और सर को इस बात में हिला दिया था। वैसे हम जाएंगे कहाँ? कब्रिस्तान से बाहर जाने वाले रास्ते पे कदम रखते हुए मीनात ने सालिक से पूछा। सबा के गांव में खुदा बख्श चाचा की तरह बैलों को हल में जोते उनके टन टन सुनते हुए तुम्हारा इंतज़ार किया करूँगा, और तुम सर पे गड़वी रखे अल्हड़ मुटियार की तरह मेरे लिए खाना लेकर आया करना। मैं खाना खाया करूँगा। तुम दरख्तों की छाँव में बैठकर मुझे देखती रहना। अच्छा, मीनात ने अच्छा को लंबा सा खींचा था। हाँ हाँ, सालिक ने संजीदा लहजे में कहा, लेकिन इसकी आंखों से झलकती शरारत मीनात से मख्फी कब रही थी। इसने अपने हाथ का मुक्का बनाकर सालिक के बाजू पे रसीद किया। फिर वो दोनों एक साथ हंसते चले गए थे। ये नावल अपने इख्तिताम तक पहुंचा। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।